एलर्जीज कौन से एज के इंसान में ज्यादा होती है? एलर्जी और इन्फेक्शन दोनों पेंडुलम थियरी पर काम करते हैं। जितना इन्फेक्शन बढ़ेगा उतना एलर्जी कम होगा। एलर्जी को मैं आसान शब्दों में समझाऊं ना तो एलर्जी का मतलब होता है ऐश्वर्या राय। हम लोग एक ही प्लेट से खाना खा रहे हैं, तो मैं सिम्टमिक हूँ तो आपको भी वो सिम्टम्स दिखेंगे? नो, एलर्जी बिल्कुल इन्फेक्शियस नहीं है। बच्चों या एडल्ट हेड में सबसे ज्यादा एलर्जीज कौन सी दिखी जा रही है आज के टाइम में? सबसे ज्यादा एलर्जी राइनाइटिस मींस नाक की एलर्जी दिख रही है। एलर्जी करने वाला पदार्थ मोस्टली प्रोटीन पार्ट होता है। जितने बच्चे ज्यादा बाहर खेलेंगे एलर्जी उतना कम होगा। कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार होती है एलर्जीज में? 100%। जेनेटिक्स सबसे पहला नंबर आता है, दूसरा नंबर आता है लाइफस्टाइल। ड्रिंक्स आ गया, स्मोकिंग और वेपिंग आ गया। हम सूरत में रहते हैं, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं स्मोकिंग और वेपिंग। इवन कॉलेज में और स्कूल टाइम पे भी इतना बढ़ गया है, अभी फीमेल्स गर्ल्स में भी इतना बढ़ गया है। अल्टीमेटली ये जाके क्या करेगा, आगे जाके एलर्जी करने वाला है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यूरोप में अब सोच रहे हैं तो टीनेजर्स में स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है, उसके लिए लॉस बन रहे हैं। और इंडिया में आज तक किसी ने, गवर्नमेंट ने सोचा भी नहीं है हमको ऐसा करना है। तो चैट जीपीटी तो ये नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि सर्दी खांसी और छींक को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, तो आगे जाके क्या ये चीज़ें और सीरियस हो सकती है? कि जब तक एक्सपायर हो जाते हैं उसके पहले तो बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। जैसे आपने बोला हल्की सर्दी खांसी हुई, उसको लाइटली नहीं लेना है। लैक्टोज एग्जैक्टली होता क्या है? लैक्टोज इट इज़ वन टाइप ऑफ फूड इंटॉलरेंस। देखो, माता पिता को एलर्जी होगा तो बच्चे में आने का पॉसिबिलिटी मैंने आई होगा। और जैसे एलर्जिक हो गए तो उसके लिए क्या प्रोबायोटिक या एंटीबायोटिक लेना उचित रहता है? एंटीबायोटिक हमने कोई भी कारण से लिया पर वो गुड बैक्टीरिया को भी मारेंगे। अस्थमा के इतने ज़्यादा केसेस होने के चांस क्यों है? अस्थमा होता क्यों है? व्हाट इज इम्यूनोथेरेपी? आज का फास्ट कल्चर और कल्चर के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, इवन फ्रॉम द चाइल्डहुड। और आज का फास्ट कल्चर और फास्ट कल्चर के साथ पैदा हो रही है ढेर सारी बीमारियाँ। और आज सभी के मुंह पे एक कॉमन चीज़ ऑलवेज होती है, मुझे ये चीज़ से इन्फेक्शन हो गया, मुझे ये चीज़ से एलर्जी है, आई एम एलर्जिक टू दिस थिंग। और ना जाने कितनी सारी एलर्जीज हम लोग एवरीडे डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ। तो आज वही सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है, तो आज यही सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है MBBS एंड DCH डिग्री होल्डर डॉक्टर निहाल पटेल। वेलकम टू द शो डॉक्टर निहाल पटेल। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग देखते हैं आजकल कि एलर्जी एक बहुत कॉमन टर्म बन गया है। हर दूसरा या तीसरा पर्सन ऐसे ही बात करता है कि मुझे ये एलर्जी हो गई है, वो एलर्जी हो गई। तो आजकल ये सारी चीज़ों में बढ़ने का मेन रीज़न क्या हो रहा है? सबसे पहले शुक्रिया मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। सबसे पहले जब मैंने नाम सुना भक्ति पथ और सद्विद्या तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो थोड़ा एजुकेशन और रिलीजियस ओरिएंटेड है, और उसमें मेरा एलर्जी का लेक्चर तो मुझे वाकई खुशी हुई, क्योंकि एलर्जी आजकल इतनी सारी बढ़ रही है। और उसके अवेयरनेस के लिए ये जो आपने कदम उठाया है उसके लिए सबसे पहले मैं नितिन भाई कांदाणी और आपका शुक्रिया करता हूँ। आपका जो प्रश्न है कि एलर्जी क्या सच में बढ़ रही है, तो मैं पिछले 15-20 साल से एलर्जी का प्रैक्टिस करता हूं और मैंने 15-20 सालों में ये महसूस किया है मेरी प्रैक्टिस में और ऑल ओवर इंडिया में कि एलर्जी का प्रमाण सच में बढ़ रहा है और उसकी सीवियरिटी भी बढ़ रही है। तो मेनली जैसे एलर्जी का रेपिटेशनल ग्रोथ हो रहा है डे बाय डे, हम लोग देखते हैं कि कोरोना वायरस हुआ उसके बाद क्या ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंज हो गया उसमें एलर्जीज के केसेस में? कोरोना के बाद एलर्जी का लेवल बढ़ा है, उसका कारण सिर्फ कोरोना नहीं है, बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से एलर्जी ऑलरेडी बढ़ गई है। मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एलर्जी और इन्फेक्शन दोनों पेंडुलम थियरी पर काम करते हैं। जितना इन्फेक्शन बढ़ेगा उतना एलर्जी कम होगा और जितना इन्फेक्शन कम होगा उतना एलर्जी बढ़ेगा। तो हम लोगों ने कोरोना के बाद महसूस किया है कि हैंड सैनिटाइजेशन, क्लीनलीनेस, हाइजीनेस सबका ओवरऑल इम्प्रूव हुआ है, वैक्सीनेशन इम्प्रूव हुआ है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का लेवल कम हो गया है और उसकी वजह से एलर्जी का लेवल बढ़ रहा है। तो जैसे आपने बताया कि आपको 15-20 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो आपने क्या नोटिस किया बेसिकली कि एलर्जीज कौन से एज के इंसान में ज़्यादा होती है? वैसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, पर एलर्जी का प्रेजेंटेशन अलग अलग रहता है। मानो कि 0 to 1 ईयर में कोई बच्चा है, 1 साल से छोटा बच्चा है,
तो उसको सबसे कॉमन एलर्जी एक्जिमा रहता है, स्किन रेसिस होता है, ड्राई स्किन रहता है, स्किन में खुजली आता है, और उसको जो नेक फोल्ड होता है, एल्बो फोल्ड होता है, एक्जिला होता है, थाई में जो भी स्किन फोल्ड होता है वहाँ पे रेडनेस ऑफ स्किन हो जाता है। तो दिस इज़ अ फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ एलर्जी फॉर चाइल्ड। उसके बाद आता है फूड एलर्जी, जिसमें काऊ मिल्क एलर्जी और एक आता है, और आफ्टर 3 to 5 ईयर्स एलर्जिक राइनाइटिस मीन्स नाक की एलर्जी होती है, और 5 ईयर के बाद अस्थमा, अर्ली सिम्टम्स ऑफ अस्थमा डेवलप होता है। दिस इज़ कॉल्ड एटोपिक मार्च। एटोपिक मार्च मीन्स एक्जिमा से शुरू हुआ, फूड एलर्जी, नोज एलर्जी और अस्थमा, ये सब में कॉमन प्रेजेंटेशन रहता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एडल्टहुड में अपने को अर्टिकारिया और अस्थमा कॉमन देखने को मिलता है। ओके तो जैसे आपने पर्टिकुलर एज ग्रुप के बारे में बताया कि ये एज में ये सिम्टम्स हमें दिखते हैं या पॉसिबिलिटी होती है, बट आज हम देखें तो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एलर्जीज के सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो इसके पीछे, इसके ग्रोथ के पीछे क्या रीज़न होता है मेनली? बच्चों में आजकल जो एलर्जी बढ़ रही है, और मैं तो यह कहूँगा 2 से 3 गुना बढ़ रही है। दूसरी बात, पहले जब मैं प्रैक्टिस करता था, आज से 15 साल पहले की बात करूँ तो बच्चे जो एलर्जी लेके आते थे तो उसको एक टाइप की एलर्जी होती थी, मानो कि स्किन का एलर्जी हो गया कि ना नोज़ का एलर्जी हो गया। अभी ऐसा हुआ एक बच्चे को मल्टीपल एलर्जी हो रही है। पहले सिर्फ सीजनल प्रेजेंटेशन था कि कोई सीज़न में, सर्दी का सीज़न हो तो एलर्जी होती है, कि भाई बारिश का सीज़न हो तब एलर्जी होती है, कि कोई चेंज ऑफ सीज़न होता है तब एलर्जी होती है। पर अभी तो थ्रू आउट द ईयर बच्चे को एलर्जी रहती है। पहले जो एलर्जी रहती थी वो बहुत माइल्ड फॉर्म में रहती थी, और अभी जो एलर्जी का लेवल है वो सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में देखने को मिलता है। सो डॉक्टर, इज इट पॉसिबल कि ये जो एलर्जीज आती है बच्चों में, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जेनेटिक्स या फिर माता पिता के थ्रू भी वो चीज़ें आती हैं? एलर्जी बढ़ने का कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहले आपने जो माता पिता की बात की, जो बच्चे के माता पिता को कोई भी एलर्जी नहीं हो उसको भी 10 to 15% एलर्जी होने का चांसेस रहता है। अगर एक पेरेंट को कोई एलर्जी हो तो उसके बच्चे को 30% एलर्जी होने का चांसेस रहता है। दोनों पेरेंट्स को एलर्जी हो तो उसके बच्चे को 50 to 60% एलर्जी होने का चांस रहता है। और दोनों पेरेंट्स को सेम टाइप ऑफ एलर्जी हो, मानो कि मदर को भी अस्थमा है और फादर को भी अस्थमा है, तो उसके बच्चे को 70 to 80% एलर्जी होने का चांसेस है। एक रिसर्च में ऐसा भी बताया गया है कि मदर को जो एलर्जी हो तो बच्चे को एलर्जी होने का चांसेस और बढ़ जाता है। जैसा आपने बताया कि देयर इज सो मच ऑफ चांसेस कि भाई अगर 70% अस्थमा दोनों पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी आने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो बट जैसे आप प्रैक्टिस में हो 15 साल 20 साल से, तो आपने क्या नोटिस किया कुछ ऐसा कि पैटर्न्स जो होती है एलर्जीज की, उसमें कुछ चेंजेस आया है कि सिमिलर पैटर्न्स में ही वो आती है बच्चों में? ना, काफ़ी सारे पैटर्न चेंज हो गया है। पहले हम लोग देखते थे तो बच्चे लोगों को एक्जिमा मीन्स स्किन का जो, सबसे पहले मैं आज ये समझा देता हूँ कि एलर्जी कितने टाइप की होती है। हम एलर्जी की बात कर रहे हैं, पहला टाइप होता है स्किन का एलर्जी। स्किन के एलर्जी में क्या होता है, रेडनेस ऑफ स्किन होता है, खुजली आता है, उसको रेड स्पॉट्स दिखते हैं। बाद में आता है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी में नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, लूज मोशन होता है। नोज़ का एलर्जी, आइस का एलर्जी, फेफड़े का एलर्जी जिसको हम अस्थमा बोलते हैं। तो इतने तरह की नॉर्मल एलर्जी होती है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, पैटर्न में काफ़ी सारा चेंज हो गया है। पहले इनिशियल प्रेजेंटेशन एक्जिमा होता था कि स्किन के एलर्जी के साथ पेशेंट हमारे पास आता था। तो अभी क्या हुआ, अभी फूड एलर्जी के साथ भी पेशेंट अर्ली प्रेजेंटेशन होता है। और पहले नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती थी, तो नॉर्मल डिलीवरी होती थी ज़्यादा तो उससे एलर्जी का लेवल कम होता था। अभी क्या हो गया, सिजेरियन का लेवल बढ़ गया। जब नॉर्मल डिलीवरी होता है तब बच्चा मदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से पास होकर गुजरता है, तो उसको बहुत सारे बैक्टीरिया के साथ एक्सपोजर होता है, तो उसका इम्यूनिटी और एलर्जी का जो इम्यून सिस्टम है और अच्छी तरह से डेवलप होता था। तो अभी सिजेरियन सेक्शन बढ़ गया, अभी फॉर्मूला फीडिंग बढ़ गया, मदर फीडिंग कम हो गया है। मानो कि कोई वर्किंग मदर हो, कैरियर ओरिएंटेड मदर हो, तो अर्ली जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो जल्दी से छुड़वा देती है। फॉर्मूला फीडिंग का बढ़ गया, एंटीबायोटिक का प्रपोर्शन बढ़ गया है। तो इन सारे कारणों के वजह से बच्चे का जो प्रेजेंटेशन था, जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन था, वो चेंज होने लगा है। तो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं एलर्जीज की, तो प्रीवियसली लाइक बिफोर 2010
और उस टाइम पे कैसे फाइंड करते थे कि भाई आपको हमें जैसे सॉरी क्वेश्चन रिपीट करो तुमने कि जैसे एज टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग डे बाय डे, तो अभी तो हमारे पास बहुत सारे साधन होते हैं कि भाई हम लोग को तुरंत पता चल जाता है रिपोर्ट्स के माध्यम से कि भाई इस आपको ये प्रकार की एलर्जी हुई है, आपको ये स्किन डिजीज है या फूड डिजीज है। बट लेट्स टॉक अबाउट अर्लियर ईयर्स लाइक 2005 टू 2015 या 2013, उस टाइम पे आप लोग कैसे डिटेक्ट करते थे कि आपको ये प्रकार की एलर्जीज हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जब मैंने एलर्जी प्रैक्टिस शुरू किया तो जब मैं पीडियाट्रिशियन में पढ़ रहा था तब एलर्जी का चैप्टर ही नहीं था उसमें। बुक्स में ही एलर्जी का चैप्टर्स नहीं आते थे और उसकी जो ट्रीटमेंट और उसका इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोफाइल होता है वो भी स्कूल बुक्स में इतना मेंशन नहीं किया था। और मैंने अलग अलग जगह से जो भी ट्रेनिंग लिया है उसके बाद मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगा कि पेशेंट को कन्विंस कैसे करें। तो एलर्जी के डायग्नोसिस के लिए 80% ऑफ डायग्नोसिस पेशेंट की हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करता है, उसको जो हिस्ट्री लेते हैं उसके पर 80% पेशेंट का डायग्नोसिस डॉक्टर के दिमाग में बैठ जाता है। अभी रहा 20 to 30% जो रहा डायग्नोसिस करने का, जो एविडेंस बेस्ड डायग्नोसिस जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपके ब्लड रिपोर्ट्स आ गए, उसमें आपके और जो भी एलर्जी के इन्वेस्टिगेशन है वो आ गए। तो मैं जब प्रैक्टिस मैंने चालू किया तो हम लोग एलर्जी के लिए जो प्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है वो स्किन प्रिक टेस्ट होता है। स्किन में पंक्चर करते हैं और उसको डायग्नोसिस करते हैं। और जब मैं पेशेंट को एक्सप्लेन करता था कि भाई ये रिपोर्ट करना है तो पेशेंट लोग तो डर ही जाते थे कि इतने सारे 100 150 पंक्चर हाथों में रखोगे, ऐसा रिपोर्ट तो हमने नहीं सुना है, नहीं देखा है, हमको नहीं करना है। एक तो पहली बार सुना था, उसके चार्ज ज़्यादा थे और उसके अगेंस्ट में एक सिंपल ब्लड रिपोर्ट, अब ब्लड कलेक्शन कर लो और जो पैनल, जो एलर्जी का पैनल आता है वो एक सिंपल ब्लड कलेक्शन के रिपोर्ट में वो भी आ जाता था। तो पेशेंट यूज्ड टू डू दैट रिपोर्ट, हाँ, एकदम कंफर्टेबल उसको रहता था। पर हमारी एलर्जी प्रैक्टिस में हम लोगों ने ऐसा, जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी एलर्जी एसोसिएशन है वो लोग वो जो ब्लड वाले रिपोर्ट्स है उसको मानते ही नहीं थे, वो ऑब्सोलेट था। और यहाँ पे इंडिया में जब मैंने एलर्जी प्रैक्टिस चालू किया तब वो राइज पे था, लोग उसको भर भर के वो रिपोर्ट कर रहे थे। तो आई यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट टू कन्विंस द पेशेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी। बट आई गेस कोविड एरा में लोगों को पता चलने लगा कि एलर्जीज भी होती है और उससे काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं स्किन से, बहुत सारी चीज़ों में। एलर्जी का ऐसा है कि मैंने जब एलर्जी का प्रैक्टिस चालू किया तब सूरत में 2 से 3 एलर्जी स्पेशलिस्ट एज एलर्जी स्पेशलिस्ट वर्क कर रहे थे और साउथ गुजरात में भी ये 2 से 3 ही थे। और आज की तारीख में 20 से 25 डॉक्टर एलर्जी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना अवेयरनेस बढ़ रहा है उतना एक्सेप्टेंस भी पेशेंट की ओर से बढ़ रहा है। सो लोगों में भी बहुत सारे चेंजेस आए थिंकिंग में कि चलो ये भी एक सीरियस कंसर्न है जिसको हमें क्योर करना आवश्यक रहेगा। हाँ, एकदम सही बात है। आज से 10-15 साल पहले की जो मैं बात बोलूँ, मैंने आपको ऑलरेडी आगे बोला है, पेशेंट जो 10-15 साल पहले आते थे ना वो माइल्ड प्रेजेंटेशन में आते थे, उसको हल्की सी एलर्जी होती थी, एक ही टाइप की एलर्जी होती थी। अभी पेशेंट जो आ रहे हैं वो मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में आ रहे हैं, उसको मल्टीपल एलर्जी होती है, तो पेशेंट भी परेशान हो रहे हैं, तो उसके भी अवेयरनेस ऑलरेडी बढ़ी है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट चाइल्ड्स। तो चाइल्ड्स में जो एलर्जी है होती है उसको अगर आपको आसान शब्द में बताना हो सबको तो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? चाइल्ड की एलर्जी बताओगे, एडल्ट की एलर्जी बताओ? एलर्जी को मैं आसान शब्दों में समझाऊं ना तो एलर्जी का मतलब होता है ऐश्वर्या राय। मानो कि एक मॉल है और मॉल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सब आराम से खा रहे, पी रहे, बात कर रहे, खेल रहे हैं, एकदम शांत एटमोसफियर है मॉल का। और वहाँ पे ऐश्वर्या राय आ जाए तो क्या होगा आप सोचो? हाँ, धक्का मुक्की हो जाएगा, शाउटिंग हो जाएगा, लोग इधर उधर एक ही तरफ दौड़ने लगेंगे, तो जो पूरा शांत एटमॉस्फेयर था मॉल का वो बिगड़ गया। वैसे ही एलर्जी में होता है कि हमारा शरीर आराम से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही कोई एलर्जी करने वाला पदार्थ जिसको हम एलर्जन बोलते हैं वो हमारे शरीर में आता है, मानो कि वो नाक में गया तो नाक बहना चालू हो गया, नाक में से पानी निकलना शुरू हो गया, नाक में खुजली होने लगा, छींक आने लगा, खांसी आने लगा। मानो कि वो फेफड़े में गया तो खांसी शुरू हो गया, सांस लेने में दिक्कत होने लगा, सांस ज़्यादा चलने लगी। मानो कि वो आँख में गया तो आँख में से पानी निकलने लगा, आँख में से खुजली होने लगी, आँख रेड हो गई। वैसे ही
जिसको भी एलर्जी है वो पदार्थ उसके शरीर में गया तो उसके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो सो ये काइंड ऑफ हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये चेपी रोग भी हो सकता है। नो, एलर्जी इज नॉट अ चेपी रोग। अच्छा, तो मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ से वो हूँ, एलर्जिक हूँ, तो अगर हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं तो मेरे खाने से हम लोग एक ही प्लेट से खाना खा रहे हैं, तो मेरी अगर मैं सिम्टमिक हूँ तो आपको भी वो सिम्टम्स दिखेंगे? नो, एलर्जी बिल्कुल इन्फेक्शियस नहीं है। एलर्जी एक जेनेटिक कंडीशन है, उसकी वजह से वो इंडिविजुअल पर्सन को ही रहती है। मानो कि मुझे कोई एलर्जी नहीं है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे शरीर में कोई भी एलर्जन आ जाएगा। और जो एलर्जी वाला पेशेंट है वो सर्दी करेगा, खांसी करेगा, बराबर, उसके शरीर में स्किन रैशेस निकला होगा, मैं उसके कांटेक्ट में आऊँगा तो उसका कोई मेरे को इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आजकल एलर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस बच्चों या एडल्ट हेड में सबसे ज़्यादा एलर्जीज कौन सी दिखी जा रही है आज के टाइम में? ओवरऑल बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एलर्जिक राइनाइटिस मीन्स नाक की एलर्जी दिख रही है, क्योंकि इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ एलर्जी नाक की एलर्जी होता है। जो फूड एलर्जी होता है और स्किन का एलर्जी होता है वो लेस देन 5 इयर्स में अपने आप कई बार चली जाती है। और नोज़ का एलर्जी सबसे कॉमन है और उसके बाद दूसरा नंबर आता है अस्थमा का। तो नोज़ की एलर्जी होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नोज़ की एलर्जी में पेशेंट को घड़ी घड़ी सर्दी होता रहता है, खांसी होता है, नाक में से पानी निकलना। वो जो छींक खाते हैं होलसेल में छींक खाते हैं, एक साथ 10-15 छींक खा लिया, बाद में कुछ नहीं हुआ, बाद में एक साथ 20-25 छींक खा लिया, वो घड़ी घड़ी ऐसे करते रहते हैं। उसको फेरिंजियल क्लिक बोलते हैं। उसको आंखों में से पानी निकलता है, आंखें लाल हो जाती है, कान भारी भारी लगता है। और कई बार जो क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट है वो ऐसे नेजल सैल्यूट करते हैं, ऐसे ऐसे, वरना ऐसे ऐसे नाक को खुजाते रहते हैं। और ये होने के चांसेस क्या हो, कैसे होती है ये एलर्जी? क्या नाक की एलर्जी? हाँ। नाक की एलर्जी में मोस्टली जो एलर्जी करने वाला जो पदार्थ है, एलर्जन है, वो उसको नोज़ में से एंटर होता है। और जैसे ही नोज़ में से एंटर होता है तो उसका जो एलर्जिक पेशेंट होगा तो उसमें क्या होगा, उसका सीरम आईजी लेवल बढ़ जाएगा, इओसिनोफिल काउंट बढ़ जाएगा और वो एरिया में उसको नेजल डिस्चार्ज चालू हो जाएगा और इसी से उसकी शुरुआत होती है। जो इसको कंट्रोल में रखेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, वरना वो धीरे धीरे नाक से होके लंग्स तक जाएगा और 60 to 70% केस में वो अस्थमा करता है। और क्या ये जो नाक की एलर्जी है उसमें डस्ट होती है, डस्ट की वजह से होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें? लोगों के मन में ऐसी पूर्व धारणा है कि भाई मेरे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो पेशेंट मुझे पूछते हैं सर क्या परहेज रखना है? तो मैं उसको बोलता हूँ कोई भी परहेज नहीं रखना है। हम उसकी जो स्किन प्रिक टेस्ट है उसका रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट के बाद में आपको क्या क्या आपको केयर करना है मैं समझाऊँगा। तो उसके पहले जो पेशेंट जहाँ से भी जाके आया है तो खट्टा नहीं खाने का, मीठा नहीं खाने का, धूल है, मिट्टी है, धुआं है, स्प्रे है, गुड नाइट, ऑल आउट, अत्तर, इससे दूर रहने का, इतनी एडवाइस लेके आता ही है। तो ये जो भी चीज़ें हैं उसमें से मोस्टली ये चीज़ें एलर्जी नहीं करती है। एलर्जी करने वाला पदार्थ मोस्टली प्रोटीन पार्ट होता है। तो धूल में से एलर्जी होता है वो कम सही बात नहीं है, पर धूल में जो माइट होती है, जो कीटाणु होते हैं, वो एलर्जी करती है। पेपर डस्ट की जो धूल होगी, फैब्रिक की जो धूल होगी, गेहूँ चावल उसमें से जो धूल निकलेगी, वो जो उसके साथ प्रोटीन कंपोनेंट उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उससे एलर्जी होती है। हाँ, क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि थोड़ी सी भी डस्ट है और कोई पर्सन छींकने लगता है या तो फिर उसको उधरस आने लगती है या फिर उल्टी या वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि ये चीज़ें होती है ना। उसका बेसिक रीज़न ये है, मानो कि मुझे डस्ट माइट की एलर्जी है। डस्ट माइट मीन्स मिट्टी में जो कीटाणु रहते हैं, मुझे उसकी एलर्जी है। अभी आपको कुछ एलर्जी नहीं है, तो मानो कि मैं अभी मार्केट में गया और मेरे चेहरे पे धुआं निकला, कोई गाड़ी का धुआं मेरे चेहरे पे आ गया और मैं एलर्जिक पेशेंट था। मैं एलर्जी किस से था? डस्ट माइट से था। और धुआं मेरे चेहरे पे आया तो मुझे सर्दी खांसी छींक चालू हो गया, आंखें लाल होने लगी। ये जो है वो 7-8 दिन चलेगा मेरा। और आपको एलर्जी नहीं है, आपके चेहरे पे भी धुआं उड़ा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपको 5-10 मिनट थोड़ा तकलीफ हुआ और आप बाद में नॉर्मल हो जाओगे। पर मेरे को ये 7-8 दिन चलेगा। और बेसिक कल्प्रिट कौन सा? ये धुआं नहीं था, पर मेरे में जो डस्ट माइट एलर्जी थी उसने एग्रीवेट हो गया, धुएं की वजह से उसको ट्रिगर चालू हो गया। इसकी वजह से मुझे 7-8 दिन ये
सहन करना पड़ा। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल नोज है तो नोज में एक ट्रिगर पॉइंट होगा, जस्ट नॉर्मल ह्यूमन की तरह एक्सप्लेन अंडरस्टैंड करे तो, और जिससे आप इन्फेक्टेड हो वो जैसे ही आपके संपर्क में आएगा तो आपकी एलर्जीज एक्टिव हो जाएंगी। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि भाई डस्ट माइट मेरे में ट्रिगर पॉइंट है, डस्ट माइट मेरे में मेन कोज है, डस्ट माइट मेरे में मेन कोज है और ट्रिगर पॉइंट आया धुआं। उसको मैं पेशेंट को ऐसे समझाता हूँ कि मानो कि मैं घर से बाहर निकला, मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और मैं घर से बाहर निकला, घर में बाहर मेरा कोई फ्रेंड मिला, उसने मेरे को कुछ हल्की हंसी मजाक कर ली और मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया। तो वो ऐसा सोचता है इसने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। पर बेसिक प्रॉब्लम कहाँ था, घर पे था, घर का बड़ा झगड़ा था, वो बेसिक प्रॉब्लम था, इसीलिए वो गुस्सा मैंने वहाँ पे निकाला। वैसे ही डस्ट माइट मेरा बेसिक प्रॉब्लम है और धुआं तो सिर्फ हल्की मजाक थी, वो हल्की मजाक की वजह से ही मेरे को 7-8 दिन उसके परेशान होना पड़ेगा। तो जैसे एलर्जीज भी बढ़ रही है, बट आई गेस समहाउ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो डाउन हो रही है, बढ़ रही है डे बाय डे। ये जैसे हम लोग पहले देखते थे कि भाई अंडर 200 या 150 रहती थी, बट अभी सेम चीज़ है 395, 350, 400 क्रॉस हो रही है। तो क्या ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो एयर की क्वालिटी जो खराब हो रही है, उसकी वजह से एलर्जीज बढ़ने के चांसेस है? देखो प्रतीक भाई, पहले मोबाइल में लोग क्या देखते थे, टेम्परेचर कितना है आज का, ह्यूमिडिटी कितना है। आज लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स देखना सीख गए हैं। आपने 150-200 की बात की, आइडियली इट शुड बी अराउंड 20 to 30। अच्छा। और इंडिया में आप नहीं मानोगे, पूरी दुनिया में इंडिया टॉप 3 में आता है जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया टॉप 3 पे है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से जो पोल्यूशन बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो सब जो सारे केमिकल्स है वो हमारे लंग्स, हमारे नोज़, उसके अंदर जाते हैं। उसमें जो अंदर की जो चमड़ी होती है जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, उसको डैमेज करते हैं। वो डैमेज करते हैं, उसका इम्यून जो सिस्टम होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो एलर्जन है वो जल्दी से पेनिट्रेट हो जाते हैं, तो उसका जो सीवियरिटी है वो भी जल्दी से बढ़ जाता है। हम लोग जैसे सोचते हैं कि ये चीज़ें हो रही है, तो हमारे मगज में एक ही क्वेश्चन आता है कि चलो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, और हम लोग हाइजीनिक फूड्स खाना या फिर फ्रूट्स रहते हैं, फिर ड्रिंक्स होती है, वो सब चीज़ें चालू करते हैं। तो क्या इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने से एलर्जीज, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने से एलर्जीज कम होने के चांसेस है? देखो, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है ना, इससे अच्छा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सबके दिमाग में ऐसा होता है, जिसको एलर्जी रहती है ना तो यही बोलते हैं इसकी इम्यूनिटी कम है। उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। इम्यूनिटी एंड एलर्जी, वो दोनों अलग बात है। जिसको एलर्जी होता है उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है, वीक नहीं होती है, पर ज़्यादा अच्छी होने के बावजूद उसकी इम्यूनिटी थोड़ी ऑल्टर्ड होती है, जो अपने को नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसको थोड़ा भी कोई एलर्जन उसके शरीर में आएगा, जो नॉन एलर्जिक पेशेंट होगा उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पर इसकी इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा उसको ओवर रिएक्शन मिलेगा। तो इम्यूनिटी अलग चीज़ है, एलर्जी अलग चीज़ है। जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको एलर्जी ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इम्यूनिटी और एलर्जी का कुछ लेना देना ही नहीं है ना। इम्यूनिटी कम होती है उसको एलर्जी ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं होता है। जिसको एलर्जी ज़्यादा होती है उसकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली आपने जो बताया एलर्जीज के बारे में कि इस वजह से एलर्जीज होने के चांसेस होते हैं, तो क्या इज इट पॉसिबल कि किसी को मेडिसिन से भी एलर्जी हो? बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोगों को ये लेटर एज में अपने को देखा जाता है। सल्फा ड्रग है, पैरासीटामोल है, कई सारी ऐसी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है। हर एक चीज़ की एलर्जी हो सकती है दवाई में। तो जैसे हो सकती है एलर्जीज, तो देखिए आज देखते हैं कि हम लोग बच्चों में ज़्यादा चीट्स होते हैं, उसमें एलर्जीज की लेवल ज़्यादा बढ़ रही है कि हर दूसरा या तीसरा बच्चा एलर्जिक होता है। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीजंस कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले हाइजीन हाइपोथेसिस आता है। हाइजीन हाइपोथेसिस मीन्स जितना हाइजीन आपका अच्छा उतना एलर्जी ज़्यादा। मैंने आपको आगे भी समझाया कि एलर्जी और इन्फेक्शन पेंडुलम थियरी पे चलता है। जितना एलर्जी ज़्यादा होगा उतना इन्फेक्शन कम होगा, और आज की तारीख में इन्फेक्शन का लेवल बहुत ही कम हो गया है। आप देखो तो बच्चे को वैक्सीनेशन लग रहा है, बच्चे को एंटीबायोटिक मिल रहा है, बच्चे सीजरियन सेक्शन से आ रहे हैं,
तो उसको इन्फेक्शन कम होगा। हैंड सैनिटाइजेशन इतना यूज़ हो रहा है, हैंड वॉशिंग इतना यूज़ हो रहा है, तो उसको इन्फेक्शन कम होने वाला है, तो उसको एलर्जी कम ही होगा। दूसरा रीज़न है इंडोर। आजकल के बच्चे रूम में, घर में पड़े रहते हैं, नहीं धूल में, नहीं मिट्टी में, नहीं धूप में, नहीं जानवर के साथ कहीं पर भी दिखते नहीं है। जितने बच्चे ज़्यादा बाहर खेलेंगे उतना उसको इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, उतना इन्फेक्शन उसको ज़्यादा होगा, तो एलर्जी उतना कम होगा। तीसरा होता है बच्चे घर में ही रहते हैं, तो मोस्ट कॉमन एलर्जन जो होते हैं वो पोलेंस हो गया कि डस्ट माइट हो गए, जो घर के अंदर ही है, घर के अंदर ही है और बच्चा भी घर के अंदर ही है, तो उसको इन्फेक्शन एलर्जी ज़्यादा होगा। चौथा रीज़न है विटामिन डी। बच्चे घर पे ही रहते हैं, विटामिन डी मिलता नहीं है। विटामिन डी आप देखोगे तो सबका कम ही आता है, और विटामिन डी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टेबलाइज करने का काम अच्छी तरह से करता है। तो विटामिन डी कम होगा तो एलर्जी का लेवल और बढ़ेगा। बाद में आता है डाइट। आजकल क्या लेट इंट्रोडक्शन ऑफ फूड होता है। मानो कि बच्चा बड़ा होता है तो उसको फॉर्मूला फीड पे रख देते हैं। एग है, मूंगफली है, चना है, वो 4 से 5 साल के बाद शुरू करते हैं। प्रोसेस फूड, जंक फूड, हाँ, जो है वो इतना लेवल बढ़ गया है उसका आप ना पूछो बात। प्रिजर्वेटिव, कलर, फ्रेगरेंस, एडिटिव्स, इतने सारे केमिकल फूड में आते हैं, ये सब मिलकर एलर्जी का लेवल बढ़ाता है। एक और बात कि मैंने ऑलरेडी आगे आपको बताया कि सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा हो रहा है, उससे भी एलर्जी बढ़ रही है, फॉर्मूला फीडिंग की वजह से बढ़ रही है, और क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, सर्दी के सीज़न में गर्मी चल रही है, गर्मी के सीज़न में बारिश हो रही है, बारिश के सीज़न में सर्दी और गर्मी दोनों दिख रहा है। ये पूरा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पोलिनेशन होता है, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लांट्स का जो पोलिनेशन टाइम होता है वो लॉन्ग हो गया है, उसमें हाइब्रिड हो गया है, उसके स्पोर्स का लोड बढ़ गया है, उसकी वजह से भी ये एलर्जी का लेवल बढ़ रहा है। और इज इट पॉसिबल कि जो हमारे जो खाने की चीज़ें हैं जिसमें भी काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं। हम लोग पहले हेल्दी खाना खाते थे, घर का खाना खाते थे, और फिर हम लोग ज़्यादा प्रीफर बाहर का खाना करते हैं। घर से भी एवरी वीक हम लोग वीकेंड पे चलो बाहर खाने चलते हैं, आज अच्छा खाएंगे, टेस्टी फूड खाएंगे, तो उससे भी एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 100% बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जो बाहर का खाना खा रहे हैं उसमें क्या आता है, एक तो केमिकल आता है, और जो हम सोच रहे हैं वो सब डुप्लीकेशन में आ रहा है। ऑयल देखो तो डुप्लीकेट, आप जब भी न्यूज़पेपर खोल के बैठो, पनीर है, चीज़ है, ऑयल है, सब में डुप्लीकेशन मिल रहा है, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं। तो इतने सारे केमिकल्स है, जो कलर्स डालते हैं, फ्लेवर्स डालते हैं, वो सब केमिकल मिलकर अल्टीमेटली हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करता है और एलर्जी के लेवल बढ़ेगा। हाँ, वो तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि एडल्टहुड में या टीन एज में हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, बट एज वी सो इन द इंटरनेट और सो मेनी थिंग्स की छोटे बच्चे जो होते हैं लाइक 0 to मतलब 1 to 4 ईयर या 5 ईयर, उसमें भी एलर्जीज का प्रमाण ज़्यादा बढ़ रहा है अभी। तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं मैंने उसके पीछे मैंने जो आगे बताया ना, एक तो मदर से हम शुरू करते हैं कि मदर में ही मदर का डाइट ही इतना ख़राब होता है, वो भी जो बाहर का जो आउटडोर अपने अभी जो हमने बात की बाहर का खाना उसका भी चालू है, तो वो सब ट्रांसमिट होगा। दूसरा मैंने बोला भाई सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। तीसरा मैंने बोला फॉर्मूला फीडिंग ज़्यादा चल रहा है। चौथा मैंने बोला ब्रेस्ट फीडिंग बराबर से नहीं हो रहा है। पांचवा मैंने बोला कि जो सॉलिड फूड होता है उसको जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो लेट से किया जाता है। छठा मैंने बोला इंडोर बच्चे ज़्यादा रह रहे। सातवां विटामिन डी उसका कम हो रहा है। ये सारी वजह से उसको हाइजीन उसका अच्छा हो गया, अभी छोटे बच्चों में हाइजीन अच्छा हो गया अवेयरनेस बढ़ने से। ये सभी रीज़न की वजह से बच्चों में एलर्जी का लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जैसे आपने बताया कि बच्चों में ज़्यादा बढ़ रहा है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों में ज़्यादा एलर्जी का प्रमाण बढ़ रहा है, तो अगर जो प्रेग्नेंट वुमन है अगर उसको एलर्जीज हुई है तो क्या उससे बच्चों पे भी इफेक्ट आती है? सच मदर को एलर्जी है तो उसके जो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर बच्चा जन्म के बाद उसको एलर्जी होने के चांसेस बढ़ेंगे क्योंकि मदर को एलर्जी है। और अगर देखें हम लोग ने फास्ट फूड की बात की, जंक फूड की, तो अगर माँ के खाने पीने में ही जैसे आपने बताया कि बर्थ के बाद, तो उसको उस टाइम पे क्या क्या देखभाल ध्यान रखना चाहिए कि जिससे बच्चे को आगे जाके ऐसे इश्यू ना हो पाए? देखो आपका जो सवाल है उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा।
सबके दिमाग में ऐसा है कि एलर्जी इज़ ए जेनेटिक, मदर फादर को होगा तो बच्चे को होगा। ये सही बात है, पर इसके अलावा एलर्जी होने के दूसरे कई सारे रीज़न हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मानो कि एनवायरनमेंट हो गया, जैसे हमने अभी बात किया, पोल्यूशन की बात की, क्लाइमेट चेंज की बात की, तो ये सब रीज़न को हम बदल नहीं सकते हैं। पर जो चीज़ हम बदल सकते हैं कि मदर प्रेग्नेंट है और उसको एलर्जी है तो उसको नॉर्मल डिलीवरी पे पहले जाना चाहिए। उसका जो डाइट है, डाइट की आपने बात की, घर का खाना सबसे अच्छा। घर का खाने में आप कुछ भी खाओ, दाल चावल सब्जी रोटी, जो भी आपको बाहर जाके खाना है वो घर पे भी आप बना कर खा सकते हो। तो एटलीस्ट आपको जो हार्मफुल केमिकल है, डुप्लीकेशन है, जो लो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड वाला जो आप खा रहे हो, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और ये जो जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है, तो आपने जैसे बताया कि जेनेटिक्स का इतना ज़्यादा हाथ नहीं होता है एलर्जीज के पीछे, तो क्या कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार होती है एलर्जीज में? 100% जेनेटिक्स सबसे पहला नंबर आता है, बाद में दूसरा नंबर आता है लाइफस्टाइल, जिसमें आ गया डाइट, आ गया हमने बात किया, ड्रिंक्स आ गया, स्मोकिंग और वेपिंग आ गया। हम सूरत में रहते हैं, सूरत में, गुजरात सूरत में रहते हैं, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं स्मोकिंग और वेपिंग। इवन कॉलेज में और स्कूल टाइम पे भी इतना बढ़ गया है, अभी फीमेल्स गर्ल्स में भी इतना बढ़ गया है। तो अल्टीमेटली ये जाके क्या करेगा, आगे जाके एलर्जी करने वाला है। तो ऐसे हम लोग तो देखते हैं ना कि स्कूल वाले बच्चे भी आजकल तो सिगरेट पीते हैं। 100% देखते हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चों में भी इतनी सारी अनहेल्दी हैबिट्स है कि आई गेस उससे आगे जाके उनको प्रॉब्लम्स होने वाली है, बट उनको उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता कि ये आगे जाके मुझे कितनी परेशानी करेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने अभी तो सिगरेट की बात की, स्क्रीन टाइम, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यूरोप में अब सोच रहे हैं कि भाई बच्चों जो टीनेजर्स में स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है, उसके लिए लॉज बन रहे हैं। और इंडिया में आज तक कभी किसी ने, गवर्नमेंट ने सोचा भी नहीं है हमको ऐसा करना है। वो सोचेंगे 10-15 साल के बाद, तब तक हमारे बच्चे सब एडिक्ट हो गए होंगे। तो अभी भी हो गए हैं और ज़्यादा हो गए होंगे। हाँ, अभी तो एडिक्शन बिगिनिंग है, आई गेस पीक आगे जाके आएगा। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि स्मोकिंग है, वैपिंग है, और काफ़ी सारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि गांव के जो बच्चे होते हैं उसमें एलर्जीज का प्रमाण कम होता है और शहरी बच्चों में ज़्यादा होता है? ये रीज़न है, पर उसके अलावा दूसरा रीज़न ये है, जो शहर के बच्चे होते हैं ना, उसका हेल्थ अच्छा होता है, ऐसा हम मानते हैं कि वहाँ पे वैक्सीनेशन बराबर होता है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर के पास जल्दी ले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से होता है। और शहर के बच्चों में वो लोग घर में ज़्यादा रहते हैं, उसको इन्फेक्शन कम होता है, तो इसकी वजह से शहर के बच्चों में एलर्जी का लेवल बढ़ रहा है। ग्रामीण बच्चों में आज भी इतना एलर्जी का लेवल नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसको इन्फेक्शन आए दिन होते रहते हैं, उसका खाना भी अच्छा होता है, वो बच्चों के साथ खेलते हैं, गांव में, जंगल में, खेतर में जाके खेलते हैं, तो उसकी वजह से उसको एलर्जी अभी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। और कई बार तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि हमें ये एलर्जी हो गई है, तो हम कैसे जान पाते हैं कि मुझे ये एलर्जी हो गई है? उसके लिए मैं हर एक एज ए पीडियाट्रिशियन ऐसा कहना चाहूँगा कि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि एलर्जी वाले पेशेंट इधर उधर घूमते रहते हैं। तो मैं सबको एक ही एडवाइस देता हूँ, बच्चा हो तो पीडियाट्रिशियन के पास जाओ, बड़ा हो तो एमडी फिजिशियन के पास जाओ, और बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं होम्योपैथिक आयुर्वेदिक की कुछ भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर जो सही है, जो मैंने सीखा है वो मैं बता रहा हूँ कि बच्चा हो तो पीडियाट्रिशियन के पास जाओ, एडल्ट हो तो फिजिशियन के पास जाओ। लेट देम डिसाइड, उसको डिसाइड करने दो उसको एलर्जी है कि नहीं है, तो कौन सी ट्रीटमेंट चालू करनी है, लेट देम डिसाइड। तो जो एलर्जीज होती है उसमें क्या घरेलू उपचार भी काम में आते हैं? जैसे हम लोग देखते हैं कि माँ होती है वो बहुत सारे नुस्खे करती है, तो क्या वो हानिकारक होते हैं या स्वास्थ्य के लिए अच्छे भी हो सकते हैं कभी कभी? देखो, मैं मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे आपको थोड़ी चीज़ें इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले जब मैं एलर्जी प्रैक्टिस कर रहा था तो बीच में एक ऐसा सिस्टम आया था जयपुर का। जयपुर में जाके कुछ कान में कुछ होल पड़ा देते या चेस्ट पे कुछ होल पड़वा देते थे, सबका एलर्जी चला जाता था, ऐसा सब बोल रहे थे। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए और मैं सबको ऐसा ही बोल रहा था, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, इसका कुछ ज़रूरत नहीं है, बराबर। उसके बाद आया साउथ इंडिया में फिश थेरापी, मछली निकलते थे और अस्थमा चला जाता था, बीच में वो आया था। वैसे आए दिन कुछ न कुछ आता रहता है।
मेरा एक फ्रेंड है, उसके बच्चे एलर्जी वाले, उसके घर में सब एलर्जी वाले। और जब मैं पीडियाट्रिशियन बन के बाहर निकला तो मैंने उसको बोला, तेरे घर में इतने सारे बच्चे हैं, मेरे पास आते क्यों नहीं है बीमार होके? आने चाहिए, एलर्जी है तो घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बोला हम तो कोई पाउडर ले रहे हैं। जब वो पाउडर का हमने असेसमेंट करवाया तो उसमें स्टेरॉइड निकला था। तो ऐसे यहाँ पे मैं ऐसा कहना चाहूँगा, अस्थमा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड थायराइड, ये बीमारी एक बार शरीर में आई कभी जाती नहीं है। उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं, वो अलग बात है, पर वो जाएगी वो बात गलत है, कैसे भी वो नहीं जाती है। घरेलू नुस्खे में आप बात करो तो घरेलू नुस्खे आप जो भी आजमाना चाहो आजमाओ, उसमें कोई हानिकारक चीज़ें घरेलू नुस्खे में तो होती नहीं है। किंतु जो भी पीडियाट्रिशियन या एलर्जी स्पेशलिस्ट के एमडी फिजिशियन जो भी एडवाइस करे उसको तो आपको चालू ही रखना है। तो जैसे एलर्जीज में होती है तो नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं? जब सपोज अगर खांसी सर्दी हो रही है तो वो भी एक एलर्जी का टाइप है या एलर्जी टोटली डिफरेंट? ना देखो, सर्दी खांसी हो रही है तो आपको एलर्जी से हो रही है कि इन्फेक्शन से हो रही है, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। मानो कि किसी को घड़ी घड़ी सर्दी खांसी हो रही है पर उसको बुखार नहीं आ रहा है, उसकी नाक बह रही है, नाक में से जो पानी निकल रहा है वो वाइट कलर का पानी जैसा निकल रहा है तो एलर्जी का है। वो पीले कलर का, हरे कलर का पानी निकल रहा है तो इन्फेक्शन का है। बुखार साथ में है तो इन्फेक्शन का है। लॉन्ग हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री में इसको ऐसा घड़ी घड़ी होता रहता है तो एलर्जी का है। उसके फैमिली में कोई किसी को एलर्जी है, 2-3 मेंबर्स को, तो एलर्जी का है। फैमिली में हिस्ट्री नहीं है, बच्चे को फीवर आ रहा है, सर्दी खांसी हो रहा है, बच्चा थोड़ा सीरियस दिख रहा है, थोड़ा टॉक्सिक दिख रहा है, तो इन्फेक्शन की वजह से है। तो हिस्ट्री से और एग्जामिनेशन हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि सर्दी खांसी को तो लोग, सर्दी खांसी और छींक को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, तो आगे जाके क्या ये चीज़ें और सीरियस हो सकती है, छींक और सर्दी खांसी? देखो, आपने जो बोला ना बहुत सही बात बोला। कोई भी हम जब एलर्जी की बात कर रहे हैं तो अभी हम एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक अस्थमा दो बात अभी इंडिया में कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में फूड एलर्जी इतनी अभी कॉमन नहीं हुई है। आपको मैं यहाँ पे एक किस्सा बताना चाहूँगा। कनाडा में एक कपल, लड़का आया बाहर से, लड़की को लिप किस किया और लड़की मर गई 5-10 मिनट में। लड़की को था पीनट का एलर्जी और लड़का आधे घंटे पहले पीनट बटर सैंडविच खा के आया था और लड़की एक्सपायर हो गई। लड़के को पता था, वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि वो पब्लिक प्लेस पर आप पीनट्स नहीं खा सकते हो, और जिसको भी फूड एलर्जी है उसका बैंड होता है, ये वो बैंड पहनते हैं या गले में कुछ लगाते हैं कि सामने वाले को पता चले। इंडिया में फॉर्चुनेटली फूड एलर्जी इतना कॉमन नहीं है। दूसरे 2 किस्से मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। 2009 में दिल्ली, एग्जैक्ट याद नहीं है, पर दिल्ली की कोई स्कूल में एक लड़की को अस्थमा था, उसको अस्थमा का अटैक आया और वहाँ पे एक्सपायर हो गई। 2026 में शायद, इसी साल में, इसी महीने में शायद, एक लड़की को कोई सर जो उसके जो प्रोफेसर थे उसको पनिशमेंट दिया, उसको बोला 100 सिटअप करो, और लड़की ने सिटअप की, वो अस्थमा की पेशेंट थी, वो एक्सपायर हो गई। सूरत में भी एक किस्सा बना था, नवरात्रि में कोई लड़की गरबा खेलते खेलते उसको अस्थमा हुआ और एक्सपायर हो गई। ये सब मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक एक्सपायर हो जाते हैं उसके पहले तो बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। जैसे आपने बोला हल्की सर्दी खांसी हुई, उसको लाइटली नहीं लेना है, उसको कभी भी लाइट नहीं लेना है। सर्दी खांसी, एलर्जिक राइनाइटिस होगा, नोज का एलर्जी होगा, उसको आप ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो 60 to 70% केस में वो अस्थमा में कन्वर्ट होगा। तो कोई भी सर्दी खांसी को आपको लाइटली नहीं लेना है। तो जैसे आपने बताया ना कि स्टार्टिंग में पीनट वाला केस पता है कनाडा का, तो बट जैसे हम लोग इंडिया में भी देखें तो आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं। लाइक हम लोग ने 2 महीने पहले आई गेस यूपी का एक केस हुआ था ऐसा कि ऑलमोस्ट 20-year-old गर्ल डाइड बाय ईटिंग सो मच आउटसाइड फूड। तो ऐसे हम लोग क्यों उसको सीरियस नहीं ले रहे हो? फूड के जो फूड की जो एलर्जीज है उसको हम लोग क्यों सीरियस नहीं? देखो, वो जो किस्सा है मेरे ध्यान में नहीं है, पर वहाँ पे शायद उसको फूड पॉइजनिंग भी हुआ होगा कि फूड एलर्जी हुआ है, वो अपने को नहीं पता है। पर फूड की वजह से एलर्जी तो नहीं, कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, थायराइड सब कुछ बढ़ रहा है। फिर भी सबको खाने का स्वाद का इतना है तो कोई कंट्रोल में नहीं रख सकता। क्योंकि फूड की बात है ना, तो हमारे एक एक्स एम्प्लॉय थे
तो लड़की फीमेल ही थी। तो उसको एक्चुअली हुआ कि सीन कैसा हुआ कि शाम को मीटिंग ऑफिस वर्क आवर्स कंप्लीट करके घर पे गए। वो 9 बजे सब खाना खाया नॉर्मल घर का, और 9:30 बजे वो लोग घर के बाहर बैठे थे, और ऑल ऑफ सडन वो खड़ी हुई कि चलो मैं अभी सोने जा रही हूँ, और अचानक से चक्कर खा के गिर गए वो। तो जैसे हॉस्पिटलाइज किया, नो यूरिनेशन, नो ब्लड वेंटिलेशन, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल रहा कि ये चीज़ हुई क्या है। बट जब रिपोर्ट्स आए ना, तो उन्होंने ऐसा बताया कि लड़की ने बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा लिया था। तो ऐसे चांसेस होते हैं कि एलर्जी से कभी डेथ होने के भी चांसेस हो जाए। फूड एलर्जी होगा तो इजीली ऐसे चांसेस है। फूड एलर्जी होगा, उसमें सीवियरिटी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर फूड एलर्जी इज़ अ कॉमनेस्ट कोज, जिसमें इमीडिएटली जो भी रिएक्शन आता है, एनाफाइलेक्सिस आता है, वो आता है। मैं आपको यहाँ पे एक किस्सा बताना चाहूँगा। मेरा एक पेशेंट था अराउंड 9 to 10 ईयर्स फीमेल। उसको वॉमिटिंग होता था, एब्डोमिनल पेन होता था 3 साल तक। वो 12 साल पे मेरे पास आई, वो 10, 11, 12, 3 साल तक उसको ये प्रॉब्लम चालू रहता था। कितने सारे डॉक्टर को दिखा दिया, ये सब रिपोर्ट करवा लिया, एंडोस्कोपी करवा लिया, सब कुछ हो गया। पेशेंट की मैंने हिस्ट्री ली, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं। दोपहर तक ये सब प्रॉब्लम होता है, दोपहर के बाद कुछ नहीं होता है। और ये 3 साल में भी कभी भी उसको बुखार आया कि उसका वेट लॉस हुआ कि ऐसा कुछ नहीं। बाद में मैंने उसका जो स्किन प्रिक टेस्ट किया, एलर्जी का रिपोर्ट किया, तो उसमें उसको आई इलायची की एलर्जी। उसकी मम्मी जब हफ्ते में 2-3 बार उसको इलायची वाला दूध पिलाती थी मॉर्निंग में, तब उसको वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन चालू हो जाता था। वो माइल्ड लेवल का था, बाद में वो अपने आप अच्छा भी हो जाता था। तो फूड एलर्जी डायग्नोसिस करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और इसके किस्से सही में बनते हैं। एक अभी भी आज की तारीख में मेरा एक पेशेंट है जिसको नॉनवेज खाते हैं ना, तो पूरे शरीर में रैशिश निकल जाता है, खुजली आ जाता है। उसको पता है, मैंने रिपोर्ट करके दिया है, पर वो बोलता मैं नॉनवेज नहीं छोड़ सकता। तो नॉनवेज खाता है और साथ में एलर्जी की दवाई ले लेता है। और जो स्किन रैशेस होते हैं, मोस्टली हम लोग देखते हैं कि लाल लाल रैशेस हो जाते हैं, तो उसके वो होने की चांसेस कैसे होते हैं, क्रिएट होते हैं? एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी में जो एलर्जन होते हैं वो स्किन के थ्रू भी पेनिट्रेट होते हैं। अपनी स्किन में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उसमें वो एलर्जन जाते हैं, वहाँ पे रिएक्शन करते हैं, उसकी वजह से उसको रेडनेस होता है। आपने अर्टिकारिया का नाम सुना होगा, हिंदी में गुजराती में उसको सिड़वा बोलते हैं, चपटा बोलते हैं। वो कुछ खाते हैं तो पूरे शरीर में उभर आता है, एक एल्डायोवन लेते हैं तो बैठ भी जाता है। तो जैसे हम लोग बात करें एलर्जीज पे काफ़ी सारी, तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम लोग, मैंने आपको आगे भी बताया कि हम लोग बहुत ही लाइटली ले लेते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्या हर बार एलर्जीज की टेस्ट करवाना मैंडेटरी होते हैं? मेरी प्रैक्टिस में, और जो भी एलर्जिस्ट होते हैं, कोई भी एलर्जी का पेशेंट आए ना, तो हम लोग को हिस्ट्री से ही पता चल जाता है भाई इसको एलर्जी है। अभी कौन सी एलर्जी है उसके लिए हम लोग स्किन टेस्ट करते हैं। एक बार वो रिपोर्ट कर लिया तो दोबारा उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जैसे बताया कि थैलेसीमिया और अस्थमा, वो उसके कोई क्योर नहीं है, हम लोग उसको आने थायराइड अस्थमा, उसको हम लोग मिटा नहीं सकते जड़ से, बट हम उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो जो एलर्जीज होती है, जैसे स्किन एलर्जी से, फिर डस्ट एलर्जी, जो भी काइंड ऑफ एलर्जीज है, उसको टोटली हम लोग निकाल सकते हैं अपने जीवन में से? देखो, उसके लिए है ना 100% तो हम नहीं निकाल सकते हैं, मीन्स क्योर नहीं कर सकते हैं, पर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। 2 तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जानो कि हर एक पेशेंट को अलग अलग चीज़ की एलर्जी होती है। जो पेशेंट को जो भी चीज़ की एलर्जी है उसको जानने के लिए हम लोग स्किन प्रिक टेस्ट जो एलर्जी का रिपोर्ट करते हैं, उससे अपने को पता चल जाता है। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 95% है। जो स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी है रिपोर्ट की 90 to 95% है। तो ये रिपोर्ट किया, मुझे पता चल गया भाई इस इंसान को ये 2 चीज़ का एलर्जी है, तो 2 चीज़ का एलर्जी है, मैं उसको एडवाइस दूंगा भाई ये 2 चीज़ से आपको बचना है, ये आप करोगे तो आप बचोगे। अभी उसके शरीर में वो 2 चीज़ जाएगी ही नहीं। तो सर, जैसे आपने बताया कि अस्थमा और थायराइड, उसको पूरी तरह से मिटा नहीं सकते, बट उसको हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि हम लोग एलर्जी को भी पूरी तरह से मिटा सकते हैं? एलर्जी को हम 100% तो नहीं मिटा सकते हैं, पर उसको काफ़ी मात्रा में कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो हम उसका रिपोर्ट करेंगे, स्किन प्रिक टेस्ट से हम जानेंगे कि उसको कौन सा एलर्जी है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो स्किन प्रिक टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी 80 to 90% है, कि उसने रिपोर्ट में आया कि इसका एलर्जी है तो 80% उसकी एलर्जी होती है, नहीं आया तो नहीं होती है।
इसका इतना प्रेडिक्टिव वैल्यू अच्छा है। तो मानो कि मैं कोई इंसान का रिपोर्ट कर रहा हूँ और मुझे 2 चीज़ का एलर्जी आया, डस्ट माइट का आया, फॉर एग्जांपल डस्ट माइट का एलर्जी आया और उसको कॉकरोच का एलर्जी आया। अभी मुझे पता चल गया उसको ये 2 एलर्जी है, तो उसको मैं समझाऊंगा भाई आप डस्ट माइट से कैसे बचोगे, ये कॉकरोच से कैसे बचोगे। तो जो वो पेशेंट ये दोनों को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसको सिम्टम्स ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ की वजह से उसको सिम्टम्स आ रहे थे एलर्जी, वो सिम्टम्स ही चले गए, जो उसका जो एलर्जन है वही उसने निकाल दिया तो उसको सिम्टम्स ही नहीं आए, तो उसको काफ़ी मात्रा में 80 to 90% रिलीफ तो ऐसे ही मिल गया। मानो कि कोई चीज़ ऐसी हो जिसको हम कंट्रोल में नहीं रख सकते, कि पोलन से भाई हवा से कहीं से भी पोलेंस हमारे शरीर में आ गए कि भाई डस्ट माइट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसका दूसरा है ट्रीटमेंट, जो उसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरापी। इम्यूनोथेरापी मीन्स जिसको एलर्जी का वैक्सीन भी कहा जाता है, वो वैक्सीन का कोर्स रखने के बाद, उसका कोर्स थोड़ा लंबा होता है 3 to 5 years, पर वो रखने के बाद उसको 70 to 80% केसेस में रिलीफ मिल जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए रिलीफ मिलता है। और ये अभी तक दुनिया में जो रिसर्च हुए एलर्जी के रिगार्डिंग, ये उसमें जो स्किन प्रिक टेस्ट है और इम्यूनोथेरापी वो लेटेस्ट टेक्निक है अभी तक। आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो उसमें कभी आपने नोटिस किया कुछ पर्टिकुलर सेम काइंड ऑफ पैटर्न्स होती है सब लोगों में? ऐसे पैटर्न्स होती है कि सब लोगों में कहीं ना कहीं जो एलर्जीज होती है आपकी, उसमें कोई सिमिलर पैटर्न में वो फॉलो करती है या कुछ? देखो सबसे कॉमन जो एलर्जी मैं देखता हूँ तो उसमें एलर्जी राइनाइटिस मीन्स नाक का एलर्जी और बाद में अस्थमा, ये दोनों कॉमन प्रेजेंटेशन है मेरे पेशेंटों में और सब जगह पे। और उसमें हम जो रिपोर्ट करते हैं उसमें डस्ट माइट सबसे कॉमन रीज़न है। उसके बाद आते हैं इंसेक्ट की मैं बात करूँ तो कॉकरोच है, कीड़ी है, ग्रास शॉपर है, ये जो इंसेक्ट होते हैं उनसे इंसेक्ट इटसेल्फ वो बाइट करते हैं, उसके अलावा उसके जो शरीर के जो पार्ट्स है वो मर गए, उसने पोटी कर लिया, वो सब जो हमारे सांस में जाते हैं कि हमारे स्किन में चिपकते हैं तो वो भी एलर्जी कर सकता है। और आजकल हमारी जनरेशन में लोगों को पेट्स रखने की बहुत हैबिट हो गई है कि हमें पेट्स रखने हैं, कुत्ता बिल्ली या कुछ भी, तो क्या जो घर में रखे हुए पेट्स से भी एलर्जी होने के चांसेस? 100% है। डॉग्स, कैट एंड काऊ एंड बफेलो, ये 4 कॉमन जो हमारे विसिनिटी में जो घूमते हैं एनिमल्स, कॉमन एलर्जी रहता है। इंडिया में अभी इतना नहीं है पर बाहर के देशों में तो बहुत ही कॉमन है। मेरे यहाँ एक पेशेंट की मैं बात करूँ तो उसको अस्थमा था, उसका मैंने रिपोर्ट करवाया तो उसको कुत्ते की और पपीता के पेड़ जो उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो दोनों का एलर्जी आया। तो मैंने पूछा तो उसके घर में कुत्ता भी था और उसके घर के बाजू का जो घर था उसमें पपीता का पेड़ भी था, वो उसने कटवा दिया। कुत्ते को वो बाहर नहीं रख सकते थे तो उसका एलर्जी का जो अस्थमा का कंट्रोल था वो बराबर नहीं चल रहा था। बाद में मैंने उसको बोला अब आप 6 महीने कुत्ते को कहीं पे फार्म हाउस में भी कहीं रख दो, तो जैसे ही उसने रखा तो उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। विथ मिनिमम ट्रीटमेंट उसके सिम्टम्स भी काफ़ी हद तक अच्छे हो गए। हम लोग जैसे बात की थोड़ा आगे जाए तो फूड एलर्जी की बात की, तो इंडिया में इतनी ज़्यादा वो नहीं है उसकी कि हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा कि ये भी सीरियस एक चीज़ है। बट अब देखो कि यूएस है, कनाडा है या यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे लोगों को लैक्टोज की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये चीज़ें लैक्टोज एग्जैक्टली होता क्या है? देखो लैक्टोज इंटॉलरेंस हम जिसको बोलते हैं, जिसको इट इज़ वन टाइप ऑफ फूड इंटॉलरेंस। फूड एलर्जी अलग होता है, फूड इंटॉलरेंस अलग होता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से लैक्टोज बनता है, लैक्टोज में से लैक्टिक एसिड बनता है। तो फूड इंटॉलरेंस अलग चीज़ है और फूड एलर्जी अलग चीज़ है। फूड एलर्जी होता है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ई और इओसिनोफिल वो सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप जो बोलना चाहते हो शायद वो ग्लूटेन होगा, लैक्टोज नहीं, शायद ग्लूटेन फ्री डाइट हर जगह पे मिलता है बाहर के देश में। आप बाहर जाओ ना तो इंडिया में मैं रिपोर्ट कराऊंगा तो मुझे ऐसा पता चलेगा इस बंदे को पीनट की एलर्जी है, पर पीनट में भी 3 से 4 प्रोटीन आते हैं। तो बाहर के देशों में तो ऐसा होता है भाई वो 4 प्रोटीन में से कौन से प्रोटीन की एलर्जी है वो अलग है। वहाँ पर आप जाओ तो सब कैन फूड में ही सब ज़्यादा मिलता है जो भी खाना है। तो आप वहाँ पे जाओगे तो ग्लूटेन फ्री मिलेगा, पीनट फ्री मिलेगा, ये फ्री मिलेगा, ये फ्री, वहाँ पे सब अलग अलग ऑप्शन रहते हैं क्योंकि वहाँ पे एलर्जी इतनी ज़्यादा है। फॉर्चुनेटली इंडिया में बढ़ रही है पर अभी हमारा जो लेवल है वो अभी काफ़ी मात्रा में कम है।
तो जैसे एलर्जीज का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो एडल्ट्स और जो सीनियर होते हैं उन लोग को पता होता है कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, बट जो चाइल्ड है उन लोग को वो चीज़ नहीं पता होती। तो उनके माता पिता को क्या केयर करनी चाहिए उनके चाइल्ड्स में वो चीज़ें ना आए? देखो, माता पिता को एलर्जी होगा तो बच्चे में आने का पॉसिबिलिटी मैंने आगे समझाया, वैसे होगा ही होगा। तो उसके लिए आप जो एक बार बच्चे का जन्म हो गया, बाद में जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे बाहर का खाना नहीं दिया, उसको बाहर खेलने जाने दिया, उसको विटामिन डी अच्छी तरह से दिया, उसको ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी तरह से दिया, उसको फॉर्मूला फीडिंग नहीं दिया, ये सब करने से उसको एलर्जी का जो भी लेवल है कि उसकी जो सीवियरिटी है वो हम उसको कम कर सकते हैं। और अगर बच्चे की इम्यूनिटी ही डाउन है तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं माता पिता? देखो, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले उसको वैक्सीनेशन करना है। जन्म से ही शुरू करो तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी तरह से करवाना है, उसको वैक्सीनेशन अच्छी तरह से करवाना है। उसको जो वीनिंग होता है, जो 6 महीने के बाद ऊपर का खाना शुरू करते हैं, वो जो ट्रेडिशनल हमारी टेक्निक थी, दाल का पानी, चावल का पानी, मूंग का पानी, जैसे जैसे बड़ा होता है थोड़ा राब दे दिया, शीरा दे दिया, बाद में खिचड़ी दे दिया, वो घर का खाना लंबे समय तक। और नए नए फूड जो इंडिया में तो बहुत रागी है, बाजरा है, जुआर है, वो अलग अलग फूड का उसको इंट्रोड्यूस कराओ बच्चे को। तो उसको अच्छे से हेल्दी खाना दे दिया, फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, इस सब की वजह से बच्चे का इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगा। और अगर घर में ही प्रॉब्लम हो रही है कि धूल बहुत आ रही है या फिर थोड़ी आजू बाजू की चीज़ों की वजह से, लाइक खेतों में घर है, अब आजू बाजू में खेत है तो इंसेक्ट्स है, आपने बताया कि इंसेक्ट से भी पॉसिबिलिटी है एलर्जीज होने की, तो उस टाइम पे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए घर वालों को? मानो कि मुझे पता चल गया भाई इस इंसान को कॉकरोच से एलर्जी है, तो मैं सबसे पहले उसको एडवाइस क्या दूंगा, भाई आप कॉकरोच आपके घर में नहीं रहे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो कॉकरोच क्यों रहते हैं, उसको खाना मिलेगा तो वो रहेगा, खाना नहीं मिलेगा तो नहीं रहेगा। आप देखोगे रात को जब भी आप किचन में जाओगे कॉकरोच घूमते ही रहेंगे, क्योंकि वो खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो क्लीनिंग रखो, जो भी उसके जो डक्ट होते हैं, पाइपिंग होती है गटर लाइन की के भी वॉश बेसिन की, उसका क्लीन रखो, उसको अच्छी तरह से सील करो। तो मैं वो कॉकरोच की एडवाइस दूंगा। आप बोले भाई खेतर में है, खेतर में और इंसेक्ट को हम कंट्रोल नहीं रख सकते, वो तो आने ही वाले हैं, तो उसको मॉस्किटो नेट है उसका इस्तेमाल करो कि भाई झोपड़ी के गाँव घर जो भी है उसके आजू बाजू में नेट लगवा दो। जितना हम कर सकते हैं उतना वो अपने को प्रिवेंट करना है, क्योंकि एक बार उसने कट कर लिया कि एक बार वो अपने बॉडी में आएगा तो उस जो पेशेंट होगा एलर्जी वाला, उसको हफ्ता 10 दिन उसके बिगड़ने वाला है। और जैसे एलर्जिक हो गए हम लोग, तो उसके लिए क्या प्रोबायोटिक या एंटीबायोटिक लेना उचित रहता है? तो प्रोबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स दोनों अलग चीज़ है। एंटीबायोटिक मीन्स कोई आपके शरीर में जंतु आया उसको मारने के लिए बनाई गई केमिकल वाली दवाई। तो वो दवाई लोगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं। एंटीबायोटिक हमने कोई भी कारण से लिया पर वो गुड बैक्टीरिया को भी मारेगी। और गुड बैक्टीरिया का क्या काम करता है, प्रोबायोटिक इज ए गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया क्या काम करता है, जो हमारा जो गट होता है, गट का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो एलर्जी के सामने लड़ने की ताकत देता है। तो प्रोबायोटिक्स में दही ले लो, आप छाछ ले लो, फर्मेंटेशन वाला कोई भी फूड ले लो, इडली है, डोसा है, खमण है, फर्मेंटेड फूड, वो सब में प्रोबायोटिक्स आता है। प्रोबायोटिक्स खाओगे तो हमारे एलर्जी का सामने लड़ने की जो ताकत है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, और एंटीबायोटिक खाओगे तो वो वीक बनेगी। तो आई गेस इसीलिए बच्चों को दाल का पानी और वो सब पिलाते हैं, छोटे होते हैं वो तब। हाँ, जितना ज़्यादा फूड अर्ली इंट्रोडक्शन कराओगे अलग अलग वेरिएशन में, उतना उसके बच्चों में जो भी उसका जो गट होता है उसको नया नया खाना मिल रहा है, नया नया प्रोटीन मिल रहा है, तो उसके सामने लड़ने की उसको ताकत मिलेगी। और थोड़े सालों के बाद वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि कोई भी फूड आएगा, कोई भी चीज़ आएगा तो वो लड़ सकेगा। हाँ, पहले से ही ताकत नहीं रहेगी तो उसका जो इम्यून सिस्टम है, वो जो गट का इम्यून सिस्टम है वो वीक ही रहेगा। हम लोग इसको काइंड ऑफ ये भी बोल सकते हैं ना कि एलर्जीज के वॉरियर्स, एलर्जी के सामने के वॉरियर्स। हाँ, देखो वो शिवाजी का नाम आपने सुना होगा। छत्रपति शिवाजी को क्या कर रहे थे, जब छोटे थे ना तब से थोड़ा थोड़ा जहर उसको पिला रहे थे, ये मैंने सुना है, सच बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा उसको जहर पिला रहे थे एकदम कम मात्रा में। वो बड़े हो गए तो उसके ऊपर जहर की असर नहीं होती थी, ऐसा मानते हैं लोग। सेम एलर्जी में है, हम लोग जो इम्यूनोथेरेपी चालू करते हैं, जो एलर्जी का वैक्सीन जिसे कहा जाता है, मानो कि मुझे डस्ट माइट का एलर्जी, एग की एलर्जी है, अंडे की मुझे एलर्जी है,
ना, जो कि फूड एलर्जी में ये यूज़ नहीं होता इम्यूनोथेरेपी। तो मानो कि मुझे डस्ट माइट की एलर्जी है, तो मेरा जो डस्ट माइट का एलर्जी होगा तो मैं क्या करूँगा, उसका 1:लाख भाग में उसको डाइल्यूट करूँगा, वो सॉल्यूशन को, जो एलर्जी करने वाला जो सॉल्यूशन, उसको 1:लाख में डाइल्यूट करूँगा, वो मैं पीऊँगा एज ए मेडिसिन। हाँ, इंजेक्शन में भी आता है, वो मेडिसिन के तौर पे मैं पीऊँगा। बाद में 6 महीने के बाद मैं 1:10,000 पे जाऊँगा, 1:1000 में जाऊँगा, 1:100 में जाऊँगा, 1:10 में जाऊँगा और 1:1। ये सिलसिला 3 से 5 साल तक चलेगा। और जब वो 3 से 5 साल में उसका कोर्स ख़त्म होगा तो मेरा जो स्ट्रॉन्गनेस, जो एलर्जी का जो स्ट्रॉन्गनेस होता है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि 1:लाख से मैंने चालू किया और 1:1 में मैं पहुंच गया, तो अभी वो मेरे शरीर में आएगी तो मुझे एलर्जी नहीं होगी। मेरी बॉडी ने एडेप्टेशन कर लिया है, उसके सामने लड़ने की ताकत पैदा कर ली है। तो बच्चों में पहले से ये चीज़ें रखनी चाहिए हम लोग। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ फूड करो, वेरिएशन ऑफ फूड करो, उसको सबके साथ खेलने दो, धूप में जाने दो, जानवर के साथ खेलने दो, धीरे 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 उसमें जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बन के बाहर। बट ज़्यादातर अभी मॉडर्न डे में लोग अपने बच्चों को बाहर जाने नहीं देते कि बाहर मत जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट हमें बच्चों को बाहर जाके खेलने देने चाहिए, नेचर के साथ घुलने मिलने देना चाहिए, तो प्लस चांसेस होते हैं कि एलर्जीज हो जाए। बट लोग उल्टा समझते हैं ना। सही बात है। एक तो मदर पेरेंट्स है, उसका भी कोई ऐसा कोई मैं ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। सबसे पहला तो अभी सिंगल चाइल्ड ज़्यादा होते हैं। पहले क्या था, 2-3 चाइल्ड होते थे तो सब खेलते रहते थे। हाँ, अभी एजुकेशन में इतना सारा फोकस हो गया है तो बच्चे स्कूल में, ट्यूशन में या रूम में पढ़ाई करते हैं, उस पर लोड इतना होता है। कंपटीशन इतना हो गया तो एजुकेशन पे लोड बढ़ गया। दूसरा, स्क्रीन टाइम आ गया। बच्चे फ्री होते हैं तो वो वर्चुअल लाइफ में भी ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो मोबाइल में गेम लेके बैठ गए कि टीवी लेके बैठ गए, कुछ ना कुछ इंस्टा पे रील चला दिया, वो अपना टाइम ऐसे ही पास करते हैं। तो उसको भी ऐसी आदत हो गई है। और मदर फादर को भी जो ये जो एजुकेशन का है वो सब सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसके डर से वो भी घर पे ही ज़्यादा उसको रखने देते हैं। तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनके माता पिता को क्या सावचेती रखनी चाहिए, मेनली एलर्जीज ना हो उसके लिए? देखो, मैंने आगे आपको बताया, अगर आपका बच्चा एलर्जिक है, बराबर है, तो बच्चे को पूरा काउंसलिंग करना चाहिए, बच्चे को पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और यही सेम इन्फॉर्मेशन उसके क्लास में जो उसके जो कलीग्स हैं और उसके टीचर्स और प्रिंसिपल और जो भी हेल्थ कमेटी होती है स्कूल में, सब पर ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, इसकी ये दवाई है, इसको कुछ हो गया तो ऐसा करना है। और उसके रिएक्शन से, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए कि डेथ भी हो सकती है, तो आई गेस ये केसों में ज़्यादा ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। मैं मेरे पेशेंट को हर बार समझाता हूँ कि आपके बच्चों के मानो कि अस्थमा है तो अस्थमा में इन्हेलर जो होता है, कई लोग तो मैं आप नहीं मानोगे, आज की तारीख में मैं कोई पेशेंट को इन्हेलर एडवाइस करता हूँ ना, तो सब समझाने के बाद उसको मैं ऐसा बोलता हूँ, आप रेडी हो, आपको घर पे किसी एल्डर का कि कोई सीनियर का कि किसी का एडवाइस लेना हो तो ले लो, अब हाँ बोलोगे तो ही मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। वरना क्या होता है, वो इन्हेलर मैंने प्रिस्क्राइब किया, वो घर पे गए, बाजू वाले ने बोला इसके तो आदत पड़ जाएगी, ये नहीं लेना चाहिए, ये नुकसान करेगा, ये स्टेरॉइड है, और पेशेंट दूसरे तीसरे दिन वो छोड़ देता है, वो तो अलग बात है, वो मेरे पास आता भी नहीं है। मेरे पास नहीं आएगा तो मैं एज ए एलर्जी स्पेशलिस्ट है, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। बाद में वो कहीं पर इधर उधर की एडवाइस फॉलो करके अल्टीमेटली वो पेशेंट को नुकसान होगा। तो मेरे पेशेंट को हर बार समझाता हूँ, जैसे आपको प्लास्टर लगा है तो आप कैसे घूम रहे हो, आपके पैर में कुछ लगा है तो आप लकड़ी लेके घूम रहे हो, डायबिटीज़ है तो आप दवाई खा रहे हो सबके सामने, वैसे अस्थमा है तो सबके सामने इन्हेलर लेने में दिक्कत क्या है। ये सोशल स्टिग्मा को आप तोड़ो और बच्चे को भी कॉन्फिडेंस में लो कि भाई आपको ज़रूरत पड़ेगी स्कूल टाइम में तो इन्हेलर लेना है, कैसे लेना है आपको भी पता होना चाहिए, उसके आजू बाजू जो लड़का कि लड़की बैठी उसको भी पता होना चाहिए, स्कूल में भी 2-4 लोगों को पता होना चाहिए उसको कैसे यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है। तो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इनिशियल ट्रीटमेंट, अस्थमा की ट्रीटमेंट सबसे ईजी है, आप उसको इन्हेलर दो, ऑक्सीजन दो, सटक से पेशेंट अच्छा हो जाता है। ट्रीटमेंट बहुत इजी है, पर वो करने के लिए सबको
अवेयरनेस होना चाहिए। तो मतलब अपने एलर्जिक पेशेंट होते हैं उसके फैमिली को भी नॉलेज होना चाहिए कि कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए, कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो खुद भी थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं। 100% पता होना चाहिए। मैं तो मेरे पेशेंट को ऐसा उसको डॉक्टर ही बना देता हूँ। आपको डायग्नोसिस आपका पता चल गया, बीमारी कौन सी है, आपको कौन सी वजह से हो रही है वो भी आपको पता चल गया। मैं उसको ट्रीटमेंट भी समझाता हूँ कि इन फ्यूचर आपको ये होगा तो ये करना, ये होगा तो ये करना, ये होगा तो ये करना। अपने आप वो एडवाइस ले लेते हैं कि घड़ी घड़ी मेरे पास नहीं आना पड़े। उसको सब पता हो जाना चाहिए कि उसका बीमारी कौन सा है, उसको क्यों ट्रीटमेंट लेना है, क्या लेने से क्या होगा। क्योंकि जो एलर्जी का मेन दवा स्टेरॉइड है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ हर एक पेरेंट्स को कि हर एक पेशेंट को, स्टेरॉइड से कभी मत डरो। स्टेरॉइड का नाम इतना बदनाम हो चुका है कि आप मत पूछो बात। पर एलर्जी के लिए सबसे अच्छी दवा स्टेरॉइड ही है। और जो आप इनहेलेशन फॉर्म में जो स्टेरॉइड लेते हो वो लाइफ टाइम तक लोगे, इवन प्रेगनेंसी में भी लोगे तो भी 0% उसका साइड इफेक्ट होता है। तो बिल्कुल मत डरो, उसको यूटिलाइज करो। बट जब स्टेरॉइड होता है तो हम लोग ने ऐसा सुना है कि पहले से ही सुनते आए हैं कि ज़्यादा मात्रा में दवा लेने से किडनी पे इफेक्ट होती है। तो एलर्जीज की जो दवाई होती है ऐसा भी होती है थोड़ी बहुत दवाई की बहुत लंबे टाइम तक चलती है, 5 साल 10 साल 15 साल, तो उससे डरने की ज़रूरत है या फिर उसको कंटिन्यूशन रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ना, मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि स्टेरॉइड की दवा आप लाइफ लॉन्ग इनहेलेशन फॉर्म में लोगे तो 0% साइड इफेक्ट है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। छोटे से छोटा बच्चा, आप नहीं मानोगे, मेरे पास एक पेशेंट आया था, कोसंबा का पेशेंट था। उसका 3 महीने का बच्चा लेके आया, एकदम सांस में प्रॉब्लम, ऑक्सीजन पे लेना पड़ा उसको, मुझे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। हाँ, और बाद में मैंने उसको जब हिस्ट्री ली तो उसने बोला सर मेरे आगे 1-2 बच्चे तो ऐसे ही एक्सपायर हो गए हैं, यही प्रॉब्लम था, सांस का प्रॉब्लम था। बाद में मैंने डिटेल हिस्ट्री ली तो मम्मी को अस्थमा था, तो मुझे पता चल गया इस पेशेंट को तो अस्थमा है। अस्थमा है तो मैंने अस्थमा का ट्रीटमेंट चालू कर दिया और उस पेशेंट को ऐसा समझाया आपके बच्चे को 5 साल तक इस बीमारी से कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ, पर मैं बोलूँ ऐसा करना है। हाँ, पेशेंट ने वैसा किया, आज वो 12 साल का हो गया वो बच्चा, बराबर। पर मेन प्रॉब्लम क्या है कि भाई छोटे बच्चों में भी अस्थमा है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। छोटे बच्चों में मैंने इनहेलेशन दे दिया, पंप दे दिया, तो मैंने क्या गुनाह कर लिया कि पेशेंट ने क्या गुनाह कर लिया, आजू बाजू वाले बोल देते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट है, तो उसको ट्रीटमेंट सही से करेंगे तो उसको कॉम्प्लायंस अच्छा रहेगा, तो उसको इन फ्यूचर अच्छा ही रहेगा। तो ये अस्थमा आपने मल्टीपल टाइम्स इंक्लूड किया है, मेंशन किया है टॉक में, तो अस्थमा के इतने ज़्यादा केसेस होने के चांस की रीजंस क्यों है? अस्थमा होता क्यों है कि एलर्जिक राइनाइटिस कंट्रोल में नहीं रखेंगे, नाक का एलर्जी कंट्रोल में नहीं रखेंगे, बराबर है, उसको अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिस पेशेंट को एलर्जी नहीं है, बिल्कुल एलर्जी नहीं, उसको भी 5 to 10% में अस्थमा हो सकता है। जिस पेशेंट को एक्जिमा मीन स्किन का एलर्जी है, उस पेशेंट को बड़ा होके 20 से 30% में अस्थमा हो सकता है। जिस पेशेंट को नाक का एलर्जी है, उस पेशेंट को 30 से 40% अस्थमा होने के चांसेस है। जिसको नाक का एलर्जी और एक्जिमा दोनों साथ में है, उस पेशेंट को 60 to 70% केस में अस्थमा हो सकते हैं। अस्थमा को आप प्रिवेंट कर सकते हो, पर जो आपने बराबर से ट्रीटमेंट नहीं किया है ये सभी चीज़ों का, तो अस्थमा के लिए आप रास्ता ओपन कर देते हो। तो जब आप एलर्जिक राइनाइटिस को कंट्रोल में करोगे तो 60 to 70% केस में वो अस्थमा में नहीं जाएगा। और एज इतनी सीरियस कंसर्न बीमारी है अस्थमा कि ज़्यादातर लोगों में देख सकते हैं कि अस्थमा हो रहा है, तो ये चीज़ें टीकाकरण या वैक्सीनेशन से ख़त्म नहीं होती? जैसे पोलियो के हम लोग वैक्सीनेशन, ये इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, एलर्जी है वो जेनेटिक है, वो इन्फेक्शन वाला बीमारी नहीं है, तो इसमें कोई वैक्सीन नहीं होता है। मैंने जो आगे आपको बताया कि एलर्जी का वैक्सीन वो इम्यूनोथेरापी है। इम्यूनोथेरापी मीन्स वन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, वो एज ए वैक्सीन की तरह आप उसको दोगे, 3 से 5 साल तक ऐसे दोगे तो वैक्सीन की तरह उसको कंट्रोल में करता है, वो जो डिजीज़ है उसको मॉडिफाई करता है, उसको डिले करता है और लाइफ लॉन्ग पेशेंट को लंबे समय तक उसको सिम्टम्स में से रिलीफ मिलता है। तो जैसे आपने बताया इम्यूनोथेरापी, तो आप थोड़ा ब्रीफिंग में जाता बताएं कि व्हाट इज इम्यूनोथेरापी? इम्यूनोथेरापी मैंने बोला ना, जो भी चीज़ों से बच्चों पेशेंट को एलर्जी हो रही है वही एलर्जी का जो भी एक्सट्रैक्ट है, जो चीज़ से होता है वो एलर्जी के एक्सट्रैक्ट को वो लेबोरेटरी में उसका फॉर्मुलेट करते हैं, बाद में उसका डाइल्यूशन करते हैं, धीरे 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 उसका लेवल बढ़ाते हैं
वो 3 से 5 साल में इतना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं कि पेशेंट को खुद में उसको एडेप्टेशन आ जाता है, उसका इम्यून सिस्टम चेंज होता है, मॉडिफाइड होता है, और इन फ्यूचर वो एलर्जन जो उसको परेशान कर रहा था वो उसके बॉडी में आएगी तो उसको कोई कंप्लेन नहीं होगी, क्योंकि उसने अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया है। तो मैं आपको समझाऊँ ना, कोई बच्चा बहुत धमाल करता है, आपका खुद का बच्चा है, आप एक थप्पड़ मारोगे बराबर, वो शांत बैठ जाएगा बराबर, बाद में 15 दिन के बाद क्या होगा, उसकी धमाल चालू रहेगी, आपको 2 पे जाना पड़ेगा। हाँ, 6 महीने के बाद 5 थप्पड़ मारोगे ना, थप्पड़ मारोगे तभी वो कंट्रोल में होगा। तो उसका धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। वैसे ही ऐसा इम्यूनोथेरेपी में है, धीरे धीरे आप धीरे धीरे डोज दो, एक समय ऐसा आएगा वो खुद आ जाएगा, गब्बर जो एलर्जन है खुद आ जाएगा, भी आप पर वो कुछ प्रभाव नहीं कर पाएगा। तो मतलब एलर्जीज में अंदर एक काइंड ऑफ डर बैठ जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे डोज आते रहते हैं, तो हम लोग को कंट्रोल में रहना चाहिए। हाँ, बॉडी अपने आप वो सिस्टम डेवलप कर लेती है। तो जैसे आप बता रहे थे कि जो मिल्ड डस्ट मिल्ड है उससे इन्फेक्शन से अस्थमा के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट हम लोग ऐसा मानते हैं, और ऐसे कई सारे मिथ्स भी है लोग मानते भी है कि ये जो चीज़ें वो टाइम के साथ ठीक हो जाती है। तो ये एग्जैक्टली हो जाती है या सिर्फ ये मिथ ही है कि वो टाइम के साथ बड़ी होती जाती है? देखो, जो फूड एलर्जी है, फूड एलर्जी में काऊ मिल्क एलर्जी और एग एलर्जी, ये जो 2 चीज़ की एलर्जी है, इवन पीनट एलर्जी, वो 30% केस में 3 साल के बाद अपने आप चली जाती है, और 70 to 80% केस में 7 to 8 ईयर्स में चली जाती है। पर जो सी फूड है, सी फूड का एलर्जी लाइफ लॉन्ग नहीं जाता है। इवन पीनट का एलर्जी, पीनट और सी फूड का एलर्जी लाइफ लॉन्ग तक नहीं जाता है। दूसरी बात है अस्थमा की, जो माइल्ड अस्थमा होता है, हम लोग कई बार ऐसा सुनते हैं, भाई मेरे बच्चे को सर्दी खांसी 5 साल तक रहा, बाद में अपने आप अच्छा हो गया बराबर, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं दी, नई नेबुलाइजर की ज़रूरत पड़ी, नहीं कोई दवा की ज़रूरत। तो ये जो होता है वो विजिंग एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी इलनेस होता है, वरना वो माइल्ड कैटेगरी का होता है, जो प्री अस्थमा के सिम्टम्स उसमें आते हैं, वो अपने आप कई बार चले जाते हैं, क्योंकि 7 साल के बाद उसकी लंग मैच्योरिटी अच्छी हो गई होती है, उसने अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया होता है। और तीसरा था एक्जिमा। एक्जिमा भी काफ़ी सारे केसेस में 2 से 3 साल के बाद अपने आप चला जाता है। पर अर्टिकारिया, जो हम चमका बोलते हैं, अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, वो अपने आप कभी नहीं जाती है। तो जैसे हम लोग एलर्जीज पे डिस्कशन कर रहे हैं, काफ़ी आप नॉलेज भी शेयर कर रहे हो उसमें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि माता पिता की कोई ऐसी गलती हो जाती है, माता पिता से कई बार ऐसी गलती हो जाती है जिससे कि वो बच्चों में खतरा क्रिएट कर देती है ऐसा एलर्जी के रूप में? होता है, कई बार होता है। जैसे हमने आगे जो भी रीज़न बताया है कि भाई बाहर का खाना, घर पे ज़्यादा रहने देने का, वैक्सीनेशन, विटामिन डी कम लेने का, हाँ, ये सभी चीज़ें हम माता पिता प्रिवेंट कर सकते हैं। वो प्रिवेंट करेंगे तो उसको एलर्जी का लेवल कम होगा। ये सब हमारे हाथ में है। बच्चे घर में ही पड़े रहेंगे तो उसको डस्ट माइट लगेगा ही, वो बाहर घूमेगा, जंगल, मिट्टी, धूप में जाएगा, तो उसका एलर्जी का जो टॉलरेंस होता है वो अच्छा रहेगा। तो अगर सपोज बच्चा अलग अलग एनवायरनमेंट में रह रहा है, कई बार घर में, फिर वीकेंड्स पे खेतों में जा रहे हैं, फिर स्कूल में जा रहे हैं, तो उससे एलर्जीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं? हाँ, सही है। जितना एक्सपोजर, नेचुरल एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा उतना एलर्जी कम होगा उसको। और अगर आपको ऐसी सलाह देनी हो हमारे व्यूअर्स को कि जिससे बच्चों में एलर्जीज का खतरा कम रहे, तो आप क्या दोगे? बच्चा जन्म होने के बाद की एडवाइस दूँ तो सबसे पहले उसको नॉर्मल डिलीवरी पे जाना चाहिए। उसको ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में 4 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए। बाद में उसको अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ फूड अलग अलग वेरिएशन के रूप में विनिंग के फॉर्म में उसको चालू कर देना चाहिए। उसको जितना बने उतना नेचर के साथ रहना चाहिए। उसको विटामिन डी अच्छी तरह से देना चाहिए। घर का बना हुआ बैलेंस हेल्दी डाइट ही उसको देना है। उसको प्रॉपर से उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए। और घर में जितनी भी ऑब्जेक्ट है, मानो कि मदर फादर में किसी को एलर्जी है तो आप ये सोफ़ा आप नहीं रख सकते। हाँ, उसमें आपको रेक्सिन वाला सोफ़ा के प्लास्टिक वाला कोई कवरेज हो, कवरिंग, वो रखना चाहिए। उसमें आप नॉर्मल गद्दा नहीं रख सकते हो, उसमें आपको रेक्सिन वाला के चमड़े के कवर वाला, क्योंकि वो डस्ट माइट उसके अंदर तो रहता है। कारपेट उसके घर में कम होना चाहिए। बच्चा एलर्जी है तो जब बच्चा नहीं हो तब उसको झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि आप एक बार झाड़ू लगाओगे तो कारपेट, कर्टेन और फ्लोरिंग में से जो भी
एलर्जिन है वो सब हवा में उड़ेंगे और बच्चे के सांस में के स्किन में जाएगा। तो बच्चा घर पे हो तो सिर्फ पोछा लगाना है, बच्चा जब घर पे नहीं हो तभी सिर्फ झाड़ू लगाना है। और मैक्सिमम घर में सनलाइट आना चाहिए और घर में पूरा अच्छी तरह से वेंटिलेशन होना चाहिए। तो जैसे टेक्नोलॉजी और समय जैसे बढ़ रहा है, तो आपको एज ए 2 डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस एंड एज ए पीडियाट्रिशियन आप क्या सबसे बड़ी चुनौती देखते हो बच्चों की एलर्जीज में? सबसे बड़ी एलर्जी है, सबसे पहला तो क्लाइमेट चेंज, जो हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ओवरऑल सबको करना चाहिए। दूसरा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो हमारे हाथ में नहीं है, बराबर है, सबसे बड़ी दूसरी चुनौती वो है। तीसरा है इम्यूनोलॉजिकल जो वेरिएशन है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी हमारे सामने चुनौती खड़ी हो गई है। चौथी डाइट कंट्रोल, जो भी बाहर का खाना, केमिकल वाला खाना, वो सबसे बड़ी चुनौती है। बच्चा बड़ा होने की शुरुआत हो रही है तब से उसको ऐसी सब फीडिंग मिल रही है, वो एडवर्टाइज में मिले कि डब्बे में मिले कि पेरेंट्स के आजू बाजू पीयर प्रेशर, जो भी रीज़न है, बच्चा बाहर का खाना खाएगा तो खाएगा ही, वो कैसे नहीं खाए वो सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये सब चुनौतियों को अपने को कंट्रोल करना है और अच्छे से अच्छा कोई भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम शुरू है तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर के पास अर्ली स्टेज पे उसको जाना चाहिए, जो आजकल नहीं हो रही। इंडिया का सिस्टम जो हेल्थ स्टैंडर्ड सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। हमारे पास कैसा सिस्टम है कि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो पेशेंट आज होम्योपैथिक कर रहा है, हफ्ते के बाद किसी ने बोला तो आयुर्वेदिक पे चला जाता है, 15 दिन के बाद वो एलोपैथिक पे पास। पेशेंट को खुद नहीं पता उसको कहाँ जाना है, जिसने जाओ ड्रिफ्टर की तरह घूम रहा है, इसने यहाँ बोला इसने, तो हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। तो इसकी मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक अच्छी तरह से उसको आगे बढ़े, ऐसे ड्रिफ्टर की तरह घूमते रहोगे तो अल्टीमेटली बढ़ने ही वाला है। और जैसे आपने डस्ट मिल के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया, डस्ट मिल और अस्थमा, तो उसके अलावा कौन सी ऐसी कॉमन एलर्जी है वो रैपिडली ग्रोथ हो रही है? देखो 8 मेन चीज़ें, हाँ, काउ मिल्क, एग, सोयाबीन, फिश, नॉन वेज और केमिकल जो भी जो अनएक्सप्लेन केमिकल है, बराबर है, जो हमारे फूड में नहीं आते, क्रैब्स है, वो सब केकड़ा वेकड़ा, वो सब हमारे वो सब का कॉमन एलर्जी रहता है। तो जैसे आपने बताया कि डस्ट मिल और अस्थमा वो ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ है अभी करेंटली इंडिया में उस एलर्जी का, तो उसके अलावा आप कौन सी कॉमन एलर्जीज देख रहे हो जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है लोगों में? देखो डस्ट माइट एंड पोलेंस ये सबसे कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इंडिया। बाद में इंसेक्ट का एलर्जी बहुत बढ़ रहा है, वो फूड में काउ मिल्क, एग, सोयाबीन और सी फूड, इसकी एलर्जी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ें घर पे बना के खा ले तो एलर्जीज होने के चांसेस कम होते हैं कि चांसेस आर स्टिल सेम रहेगा? चांसेस तो सेम रहेगा। आप मानो कि आप मुझे एग का एलर्जी है, वो मैं बाहर खाऊंगा कि घर पे खाऊंगा, तो एलर्जी तो होने ही वाला है मुझे। और जैसे हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चों में एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों की ऐसी कौन सी हैबिट होती है कि जिससे उनको एलर्जी ज़्यादा हो जाती है? बच्चों की हैबिट के बारे में बात करूँ तो एक तो बच्चे ज़्यादा इंडोर रहेंगे, बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम करेंगे, बच्चे बाहर खेलने नहीं जाएंगे, बच्चे बाहर का खाना ज़्यादा खाएंगे, केमिकल वाला फूड ज़्यादा खाएंगे, उन लोगों को ज़्यादा एलर्जी होगा। एंड एक ऐसे मिथ जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि लोग ऐसा मानते हैं कि टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, तो उसके अलावा ऐसी कौन सी मिथ्स है जो आप तोड़ना चाहोगे लोगों के बीच में से? एक मिथ्स ऐसी है कि जिसको भी एलर्जी होता है उसका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, वो सबसे बड़ी मिथ है। और दूसरी मैं एक मिथ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि स्टेरॉयड एलर्जी के लिए ख़राब है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और एक ऐसा एडवाइस हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहो कि जिससे वो एलर्जीज या फिर आने वाले एलर्जीज को प्रोहिबिटेड कर सके, तो वो क्या होगी, तो उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि एलर्जीज होने के चांसेस कम हो जाए? देखो एलर्जी के लिए मैं एक फाइनल मैसेज में आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितना जल्दी आप उसको डिटेक्ट करोगे और उसको आप मैनेज करोगे, उतना जल्दी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। एलर्जी की वजह से आपका जो भी डिस्कम्फर्ट लेवल बढ़ रहा है
मानो कि कोई बच्चे को सर्दी नाक का एलर्जी है कि अस्थमा है, तो वो बच्चा क्या करेगा, घड़ी घड़ी खांसता रहेगा, छींक आती रहेगी, नाक में से पानी निकलता रहेगा, कि वो ट्रीटमेंट लेगा इनहेलेशन। तो आजू बाजू वो जो स्कूल के बच्चे के सोसाइटी में बच्चे होते हैं, तो उसको एक सोशल स्टिग्मा डेवलप होता है, उसको शर्म आती है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, लोग उसके बारे में क्या बात करेंगे सोचने लगता है, इससे उसका साइकोलॉजिकल इश्यू खड़े होते हैं। दूसरी बात कि एलर्जिक राइनाइटिस बराबर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाएंगे, कभी उसको एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, उसका हाइट, वेट, उसका स्कूल परफॉर्मेंस, स्टडी परफॉर्मेंस, वो सब बिगड़ता रहेगा। तो मेरी एक ही एडवाइस है, अर्ली डिटेक्शन करो और अर्ली ट्रीटमेंट करो। उसके लिए बच्चा हो तो पीडियाट्रिशियन के पास जाओ, बड़े हो तो एमडी फिजिशियन के पास जाओ। और जैसे हम लोग टाइम के साथ चेंज होते जा रहे हैं, हम लोग पहले कैसा करते थे कि लोकल डॉक्टर्स को बताते थे, हमारे घर के आसपास जो रहते थे उनको कि ऐसा हुआ है, बट अभी लोग ज़्यादातर गूगल या एआई को पूछते हैं। तो वो चीज़ करनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर वो चीज़ करनी अच्छी है, या फिर आपको डायरेक्टली डॉक्टर के पास ही आ जाना चाहिए? देखो, नॉलेज इज ऑलवेज गुड। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, बराबर। डॉक्टर आपको जो भी एक्सप्लेन करे, जो भी आपको समझाए, जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन बोले, ट्रीटमेंट बोले, कि आपके डिजीज़ के, एलर्जी के रिलेटेड आपको जो भी एडवाइस दे, बाद में आप उसको चैट जीपीटी करो, गूगल करो, और बाद में आपको कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसी लगे तो वापस डॉक्टर के पास जाओ, सर आपने ये बोला था पर ये चैट जीपीटी ये दिखा रहा है। तो डॉक्टर विल एक्सप्लेन, लेट देम एक्सप्लेन। आप उसको फीस दे रहे हो, वो एक्सपर्ट है, तो लेट देम एक्सप्लेन। आप डिसाइड मत करो। मानो कि मैं ऐसा बोलूँ कि भाई मैंने कोई पेशेंट को स्टेरॉइड का टैबलेट दे दिया, सीवियर केसेस में हम लोग टैबलेट देते हैं कि जल्दी से उसको रिलीफ मिल जाए, बाद में उसको हम इनहेलेशन पे रख देते हैं। मानो कि मैंने कोई पेशेंट को टैबलेट दिया और पेशेंट घर पे जाके चैट जीपीटी कर रहा है, स्टेरॉइड टैबलेट हार्मफुल और बैड, तो उसने तो पूरा लिख दिया, स्टेरॉइड से मोतिया हो जाएगा, न हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, न मसल वीक हो जाएंगे, न बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, न बाल झड़ने लगेंगे। तो वो क्या करेगा, घर पे जाकर टैबलेट नहीं लेगा, बात ख़त्म। तो उसका अस्थमा तो अच्छा नहीं हुआ। तो उससे बेहतर ये करना चाहिए, उसको वापस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर आपने मेरे को स्टेरॉइड का टैबलेट दिया है और स्टेरॉइड का टैबलेट तो इतना हो रहा है, मैं लूँ क्या नहीं लूँ तो क्यों लूँ? तो डॉक्टर एक्सप्लेन करेगा, सर मैंने आपको जो टैबलेट दिया है वो 5 से 7 दिन के लिए ही दिया है, और आप जो पढ़ रहे हो वो 6-6 महीने साल कोई स्टेरॉइड लोगा ना तो होता है। 5-7 दिन के कोर्स में कुछ भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। गूगल में ये नहीं लिखा होता है, को आपको भी नहीं पता है कि मैं गूगल को ये पूछूँ वह कितने दिनों तक दवा चलाएंगे तो ऐसा होगा, वो हम ऐसी तस्दीक हम नहीं लेते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आपको जो भी प्रॉब्लम लगे तो आप चैट जीपीटी, गूगल, सबसे आप पूछो, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालो, पर उसका डिस्कशन डॉक्टर के साथ करो, उसके बाद ही कोई डिसीजन पे आओ। और कई बार तो डायरेक्टली चैट जीपीटी है या फिर दूसरे भी एआई टूल्स है और गूगल है, उस पे हम लोग दिखते थे कि आई एम हैविंग दिस इश्यू, सो व्हाट शुड आई डू, तो वो और दिखाते हैं, बट साथ में दवाई भी दे देते हैं। तो क्या डायरेक्टली हम लोग उसको जो दवाई लिखी होती है वो ले तो चलेगा? देखो, मानो कि मुझे खांसी हुआ, बराबर है, सिंपल खांसी है, मैंने है ना खट्टा अंगूर खा लिया, खट्टा ऑरेंज खा लिया, तो उसकी वजह से मुझे इरिटेशनल कफ हुआ और मैंने मारा चैट जीपीटी, आई एम हैविंग कफ। तो चैट जीपीटी क्या करेगा बेचारा, कफ के जितने रीज़न होते हैं तो वो पूरा लिख देंगे, भाई टीबी हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, साइनस हो सकता है, टॉन्सिल हो सकता है, वो तो सब लिखेगा ही, उसको तो कफ लिखा है ऐसा, है ना। तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो डॉक्टरों में भी ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास जब आते हैं ना, तो डॉक्टर इज़ वेरी नोबल एंड वेरी प्योर बिजनेस। मतलब बिजनेस वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि भाई कोर्ट ने ही बोला है, पेशेंट कस्टमर है, हाँ, वरना डॉक्टरी जो लाइन है वो प्योरली प्रोफेशनल लाइन है। तो हम लोग क्या करते हैं, मानो कि पेशेंट मेरे पास आया खांसी लेके, तो हम लोग जैसे चैट जीपीटी ने सोचा ना वैसे हम लोग भी सोच लेते हैं, इसको खांसी हो रहा है तो टीबी का खांसी नहीं है, ना कैंसर का नहीं है, टॉन्सिल का नहीं है, ये नहीं है। हम लोग भी, हमारे पूरे जो दिमाग में है ना, ये पूरा चक्र चल जाता है, पर हम पेशेंट को आखिर में बताते क्या है, नॉर्मल खांसी है,
हल्के से गर्म पानी में नमक डाल के गुलगुले करो तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता चल गया ये कुछ खाने से इरिटेशनल कफ हुआ है। तो जो 99% जो टेंशन पेशेंट ले रहा था वो मैंने निकाल दिया उसका। इसलिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हाँ, क्योंकि उसको समहाउ पेशेंट को लग जाता है ना कि डॉक्टर ने बोला तो सच ही बोला है। पर वो लोग हम लोग इतना सोचते, इतना पढ़े हुए होते हैं, इतना सोचते हैं, बाद में हम लोग उसको कोई डिसीजन देते हैं। तो चैट जीपीटी तो ये नहीं कर पाएगा। तो आपने एक वर्ड भी मेंशन किया टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तो वो भी एलर्जीज का भी एक सिम्टम है कि वो टोटली डिफरेंट चीज है? ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन से होता है। इन्फेक्शन से होता बराबर। तो इन्फेक्शन अलग चीज़ है और एलर्जी अलग चीज़ है। पर जो लोगों को एलर्जी होता है उन लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे सर्दी खांसी है कि अस्थमा है, तो मेरा जो लंग्स है, लंग्स ऑलवेज ड्राई रहता है, नोज ऑलवेज ड्राई। आप देखोगे तो नाक अंदर से ड्राई रहता है, आँख आप देखो तो आँख गीली रहती है, आँख में कंटिन्यूस टीयर प्रोडक्शन होता रहता है, नोज ड्राई रहता है, ये लंग्स ड्राई रहते हैं। जिसको एलर्जी रहता है उसके लंग्स थोड़े वेट होते हैं उसमें, क्योंकि कंटिन्यूस डिस्चार्ज, कुछ ना कुछ डिस्चार्ज निकलता है, नाक में से डिस्चार्ज निकल रहा है। तो वेट नोज और वेट लंग्स हो गए तो कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी से वहाँ आके चिपक जाएगा, जल्दी से वो इन्फेक्शन करेगा। तो जैसे आपने बताया कि आपके एक पेशेंट थे जिसको 5 साल के बच्चे को अस्थमा था, तो इज इट पॉसिबल कि 5 साल के बच्चे को अस्थमा है तो उसको इन्फेक्शन हो जाए और वो चीज़ आफ्टर ऑल ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो जाए? कई बार ऐसा होता है। जो भी हमारे पास कोई भी जो एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना, उसके पास पेशेंट है ना इन्फेक्शन लेकर ही आते हैं। हमारे पास पेशेंट आता है तो हमारे पास इन्फेक्शन लेकर ही आते हैं। वो बाद में हमको पता चलता है इन्फेक्शन को कंट्रोल में कर लिया, फिर भी ये चल रहा है, पुरानी हिस्ट्री चल रही है, फैमिली हिस्ट्री है उसका, रिपोर्ट्स में हम कुछ देखते हैं, तब हम आप बाद में उसको स्टैंपिंग करते हैं, भाई एक आपको ये बच्चे को एलर्जी है। तो इन्फेक्शन तो अच्छा हो गया, रात गई बात गई, भाई एलर्जी को अभी कंट्रोल में करने के लिए हमको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो जेनेटिकली ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि इन्फेक्शन भी आ जाए आगे के साथ। और ये जो एलर्जीज होती है उसको, उससे ब्लड प्रेशर पे कुछ इफेक्ट होती है? ना, एलर्जी के लिए ब्लड प्रेशर में इफेक्ट नहीं होता है। पर मानो कि एलर्जी की वजह से पेशेंट सीरियस हुआ, एनाफाइलेक्सिस में गया है, तो उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, वो सब होता है, वो आखिरी बात है। पर एलर्जी इटसेल्फ से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जो इतने सालों से हॉस्पिटल्स और डॉक्टर की लाइन में हो और MBBS और DCH की डिग्री है आपके पास, तो आप लोग, आपकी ऑलवेज क्या प्रायोरिटी रहती है अपने पेशेंट के प्रति? मैं हर एक पेशेंट को, एलर्जी वाले पेशेंट को यही समझाता हूँ कि मिनिमम ड्रग के साथ आप नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जियो, वो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। क्योंकि कई बार ना वर्ड सुनते ही ऐसे वर्ड सुन ले कि भाई मुझे डस्ट मिल है, तो उसके बाद वो जाके, और हमारे ह्यूमन नेचर है कि हम लोग जाके सर्च करेंगे गूगल पे कि ये क्या चीज़ें हैं, तो हम लोग फिर वहाँ रिसर्च में पता चलता है कि भाई इससे पॉसिबिलिटी है कि अस्थमा हो जाए, तो कई बार पेशेंट्स डर जाते हैं। तो आप क्या रखते हैं कि उनको मोटिवेट रखते हो कि भाई टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला? मैंने आपको ऑलरेडी आगे बताया कि पेशेंट का काउंसलिंग मेन है। पेशेंट के मन में जो भी दिमाग, उसके क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन उसके दिमाग में से खड़े हो रहे हैं, उसके दिमाग में से कोई बाजू वाले ने बताया, कोई और डॉक्टर ने बताया, बराबर है, गूगल में से देखा, उसके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन हैं वो ट्रीटिंग डॉक्टर के पास जाके उसको क्लियर आउट करो। भाई मेरे दिमाग में ये चल रहा है, आपने ये बोला, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, आपने ये बोला, इस डॉक्टर ने ये बोला, सामने सामने बात क्लियर करो, तो ट्रीटिंग डॉक्टर उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएगा, उसको अच्छी तरह से नॉलेज दे पाएगा। और जब आपका नॉलेज अच्छा होगा तो आपका डर का कोई संभावना ही नहीं रहेगी। देखो, मैं एज ए एलर्जी स्पेशलिस्ट के रूप में मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे पास एज ए पीडियाट्रिक पेशेंट तो आते हैं, पर मैं काफ़ी समय से एलर्जी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो एडल्ट डॉग भी मेरे पास बहुत आते हैं। तो जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मेरा एक नियम है, उसको आधा घंटा मैं पहले देता हूँ। उसमें मैं 20 मिनट्स उसको हिस्ट्री निकालने में लेता हूँ। मैं पूछता हूँ घर में किसी को अस्थमा के, दम का बीमारी के ऐसा कुछ है, तो पहला जवाब तो ना ही आता है। बाद में मैं पूछता हूँ आपके मम्मी के, पापा को, भाई को, बहन को, किसी के लड़के को, दूर 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 मैं पहुँच जाता हूँ उसकी। और वो गौर महाराज कुंडली में पीछे चले जाते हैं ना, वैसे मैं पहुँच जाता हूँ। कोई ना कोई तो निकलता ही है, क्योंकि अस्थमा और जो एलर्जी कोई भी हो वो जेनेटिक है। तो बाद में 2-3 हाँ सर उसको था, उसको है, पर वो तो अभी मर गए, ऐसे कुछ ना कुछ निकलता रहता है। तो हिस्ट्री मेरी मेन रहती है। बाद में जैसे ही मेरा डायग्नोसिस, हिस्ट्री पर ही मेरा डायग्नोसिस बन जाता है, बाद में ट्रीटमेंट की बात आती है, तो मोस्टली नेज़ल एलर्जी होता है तो उसमें नेज़ल स्प्रे होता है, और अस्थमा होता है तो उसमें इनहेलेशन होता है।
उसमें मैं उसको 10 मिनट समझाता हूँ भाई ट्रीटमेंट क्या है, क्यों लेनी है और क्यों नहीं छोड़नी है। जो कारण है पेशेंट को ट्रीटमेंट छोड़ने के, बराबर, वो मैं सब समझा देता हूँ कि कोई बोले स्टेरॉइड का है तो उसको ये जवाब दे देना, कोई बोलता है इसकी आदत पड़ जाएगी तो उसको ये जवाब दे देना। जो भी क्वेश्चन आने वाले उसको रोकने के लिए उसको मैं पहले से प्रिपेयर करके भेज देता हूँ। तो मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट का एक बार मैंने डायग्नोसिस कर लिया, उसका ट्रीटमेंट भी चालू कर देता हूँ मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करता हूँ पहली बार में, दूसरी बार में। पहले मैं ऐसा बताता हूँ, मैं आपको कोई भी टेबलेट ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ, कोई रिपोर्ट नहीं कर, आप सिर्फ इतना ट्रीटमेंट करो, 15 दिन 3 महीने के बाद मेरे पास आना। तो पेशेंट जो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट लेगा तो उसको मज़ा आएगा, सर आप तो मेरे लिए भगवान हो, अभी तो मैं रात को सो सकता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस बैठेगा ट्रीटमेंट में। बाद में मैं बताता हूँ उसको, भाई आपको तो पता चल गया कि आपकी बीमारी कौन सी है, ट्रीटमेंट भी चालू हो गई, भी क्यों हो रही है तो जानना पड़ेगा ना। उसके लिए मैं जो स्किन प्रिक टेस्ट है, जो हम लोग स्किन पे छोटे छोटे पंक्चर करके पूरे हाथ में उसका एलर्जिन कौन सा है वो हम पकड़ते हैं। उसके लिए 1.5-2 घंटे का टाइम लगता है, थोड़ा चार्जेस भी उसके ज़्यादा रहते हैं, 8-10 हज़ार का चार्ज रहता है उसका। वो एक बार वो रिपोर्ट हो गया, बाद में जो भी एलर्जन आता है उसको रोकने के लिए हम लोग काम करते हैं। बाद में मेडिसिन कैसे कब लेनी है और क्यों लेनी है उसका मैं उसको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। और जब भी पेशेंट को कुछ होता है तो वो अपने आप ले लेता है, मेरे पास आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। अस्थमा का पेशेंट हो तो उसको जो चेस्ट थेरापी है, चेस्ट एक्सरसाइज है, एवरी ईयर उसको फ्लू का वैक्सीन लेना होता है, वो सब मैं उसको सिखा देता हूँ। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर इनको हमने जो डिस्कस की उसमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो आपको कैसे मिल सकते हैं? देखो, मेरा नाम डॉक्टर निहाल पटेल है, मैं फीमेल फर्स्ट हॉस्पिटल में पिछले 15 साल से वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फीमेल फर्स्ट हॉस्पिटल सब जेल के सामने जो चामुंडा रेस्टोरेंट है उसकी गली में आया हुआ है। और आप कोई भी जो रूटीन टाइम है 11 से 1, 5 से 7 के टाइम में आप कभी भी आ सकते हो। तो जैसे व्यूअर्स, आपने देखा कि आज हमने काफ़ी सारा नॉलेज लिया एलर्जी के बारे में। हमारे एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर निहाल पटेल ने हमने काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स बताए जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, बट हम लोग समहाउ ध्यान देते नहीं। या तो फिर हमारी आलस होती है कहीं ना कहीं, या तो फिर हमें डर होता है कि कहीं ये ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। और जैसे बताया कि हम लोग स्टीरॉयड से काफ़ी डरते हैं कि स्टीरॉयड कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है, बट उसको सही टाइम से और प्रमाण में लेने से हमें कैसे भी कोई भी एलर्जी से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, वो चीज़ें उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की। तो लास्ट में उन्होंने ऐसा भी बताया कि अगर मैं से पूछा था कि अगर उनको कि हमारे आप में से किसी को भी उनको मिलना हो तो वो कैसे मिल सकते हैं, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। उसके लिए मैं एक और सुविधा कर देता हूँ कि स्क्रीन पे उनका एड्रेस, लोकेशन और मोबाइल नंबर उनको स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे। अगर ज़्यादा प्रॉपरली चाहिए कि उनकी लोकेशन भी चाहिए तो मैं गूगल मैप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हो और उनको कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको कोई इश्यू फेस हो रही है। और उनको कंसल्टेशन के लिए भी आप उनको कॉल कर सकते हो, या फिर आपके पहचान में कोई इश्यू, किसी को भी ऐसे इश्यू हो रहे हैं तो आप उनको जरूर से बताएं कि डॉक्टर निहाल पटेल को मिले और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनका तुरंत से तुरंत छुटकारा पाइए। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो डॉक्टर। थैंक यू।